देखिए, ये आप लोगों का छठा महीना चल रहा है कोर्स का। और मेरा ऐसा मानना है कि अब ये सब्जेक्ट आपके पकड़ में आना ही चाहिए। बहुत सारे लोगों ने लाभान्वित लिया है, पर होता क्या है कि जब मैं शुरू करता हूं तो मैं कुछ सूत्र समझाता हूं विद्यार्थियों को, परंतु उसका लाभ कोई खास मिलता नहीं है कि ज्योतिष सीखा कैसे जाए। और हम बाद में घूम फिर करके वहीं आ जाते हैं। विद्यार्थी इस लालच से, बहुत कम विद्यार्थी हैं जो इस लालच से बाहर निकल पाते हैं। अपनी कुंडली और कौन सा ग्रह किस भाव में, ये दो पॉइंट पर वो चिपक जाते हैं 90% विद्यार्थी। और मेरा ये मानना है कि जब तक इन दो पॉइंटों से आप बाहर नहीं निकलोगे तो वो ज्योतिष सीखना बहुत मुश्किल है। ये एक हमारी परंपरा बन गई है। मैंने इस परंपरा को वैदिक ज्योतिष में बहुत हद तक तोड़ा है। आप मानेंगे कि मैंने ये करवाया ही नहीं पूरे वैदिक ज्योतिष में कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठेगा तो क्या रिजल्ट आएगा। मैंने नहीं करवाया, और मैं ब्लंटली नहीं करवाता। एक ऐसा आदमी जो नहीं करवाता, मैक्सिमम जगह ये करवाया, क्योंकि जब मैं जानता हूं इस बात से कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है, कुछ भी सही सही नहीं कहा जा सकता। उसके बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल मैं हर क्लास में देता हूं, पर वही घूम फिर करके बात वहीं पर हमारे जहन में, क्योंकि हमने पहले से पूर्वाग्रह से घुस गया है कि अगर हमने ये नहीं पढ़ा कि कौन सा ग्रह किस भाव में है तो हमारा ज्योतिष कंप्लीट नहीं। और ये भी सत्य है, वही लोग ज्योतिष सीख पाए जो इन मेरी दो बातों से बाहर आ गए। ये भी फैक्ट बात है। यही कारण है कि बहुत सारे लोगों को फिर जगह जगह चक्कर लगाने पड़ते हैं सीखने के लिए। और मेरे पास भी बहुत फोन आते हैं जी, हम बहुत जगहों से सीखा परंतु रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? अब मैं जानता हूँ रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। दो पॉइंट है, दो पॉइंट से बाहर नहीं आता। कई टीचर इस पॉइंट को फंसा के रखते हैं। वो कहते हैं चलो अच्छी बात है, अपने पास फिर आएगा घूम फिर करके, जाएगा कहाँ पर? अपने पास नहीं आएगा, अपने भाई के पास जाएगा। कोई बात नहीं, ये गोल गोल चक्कर चलता रहेगा। और हम एस्ट्रो पाठशाला ये बहुत ज्यादा प्रयास करती है कि इस चक्रव्यूह से हम बाहर निकालें ताकि बात बन सके। फिर से मैं आज एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ, लाल किताब एक उस कड़ी को तोड़ने में बहुत बड़ा काम करती है। लाल किताब का कंसेप्ट है कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो, केवल भाव में बैठने से डिसाइड नहीं हो जाता कि वो अच्छा है कि बुरा है। या आपने इतने अभी ग्रह कर लिए तो ये बात हमारे को समझ में आ जानी चाहिए। और वैदिक ज्योतिष में और लाल किताब में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर घुमा फिरा के समझे तो टेक्निक को बोलने का अंतर है। बातें मतलब वही रास्ते हैं ना, अलग अलग से जा रहे हैं सड़कों से होके, परंतु मिलना वहीं पर ही है, उसी जगह पर एक पॉइंट पर आके मिलना है। तो वो स्थिति इसमें ये समझाने का प्रयास है। लाल किताब कहती है कि अगर गुरु चौथे भाव में है तो उच्च का है। हम सभी इस बात से सहमत हैं, और साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस लगा कि चेक करो कि बृहस्पति वास्तव में सही है कि नहीं है। तो बृहस्पति उच्च का होकर के भी व्यक्ति अमीर नहीं बन रहा है, नौकरी में फंसा पड़ा है, छोटे मोटे रोजगार के लिए परेशान है, बड़ा मकान अगले के पास नहीं है जो कहा जाता है कि बड़ा मकान मिलेगा। तो इसका मतलब केवल अगर हम ये रट्टा मार लें कि बृहस्पति चौथे भाव में मकान बड़ा मिलेगा, नौकरी रोजगार बड़ा मिलेगा, काम धंधा बड़ा मिलेगा, शिक्षा बड़ी मिलेगी, ज्ञान बड़ा मिलेगा, तो ये बात तो गलत साबित हो जाएगी। हर ग्रह दूसरे के कारण अच्छा या बुरा हो रहा है, दूसरे के कारण। यही कारण है कि हमें कंफ्यूजन पैदा होता है जब हम किसी कुंडली को देखते हैं और हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं कि अगर राहु सातवें में बैठेगा तो ये तकलीफ देगा ही देगा, या शुक्र फला छठे में बैठेगा तो ये तकलीफ देगा ही देगा।
तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होने पर समस्या खड़ी हो जाती है और वो प्रेडिक्शंस बहुत बुरी तरीके से गलत जा सकती है। तो मैंने सोचा है कि अब तो एंडिंग पॉइंट चल रहा है, तो क्यों ना आप ही लोगों से पूछा जाए, क्योंकि उसकी फिलॉसफी तो मैंने बता दी, सूत्र मैंने बता दी, इससे आप लोगों को फायदा होगा। एक तो आपको बोलने का मौका मिल रहा है और आपको अपने सही और गलत का होने का पता चल रहा है। सूत्रों को याद करें, बात को कहना कैसे है ये तो पब्लिक सिखाएगी, मैं नहीं सिखा। पब्लिक आएगी, आपको कुंडली दिखाएगी, वो अपने आप सिखा के चली जाएगी कि आपको एज ए एस्ट्रोलॉजर सामने वाले से क्या बोलना, कब बोलना है, कैसे बोलना है। हम भी सीखते हैं कि हमने विद्यार्थियों को कैसे सिखाना है। हम गलतियां भी खा जाते हैं कई बार, जो है हम गलती किस गलत बात बताते नहीं है, बल्कि इस बारे में यार हमने तो आज कंफ्यूज कर दिया स्टूडेंट को, मुझे आज ये टॉपिक नहीं छेड़ना चाहिए था, क्योंकि ये टॉपिक अभी प्रीमेच्योर है इन लोगों के लिए। अब ये सारे के सारे एक्साइटेड हो गए हैं, सब कह रहे हैं जी अगर ये मेरी कुंडली में होगा तो क्या होगा, उसकी कुंडली में होगा तो क्या होगा। तो मुझे टाइम से पहले टॉपिक ही छेड़ना नहीं चाहिए था। तो हमें अपनी गलती का एहसास होता है। तो हमें आप लोग सिखाते हो, आपको पब्लिक सिखाएगी कि बोलना कैसे है। चलिए तो सुषमा जी से शुरुआत करते हैं। राहु कैसे देखा जाता है, अच्छा या बुरा? सुषमा जी वो बताओ, पहले इसी टॉपिक पे चर्चा हुई। क्या बताया गया था? जो मैंने बताया सिर्फ वो का वो बता दो, कुछ नया बताने की आवश्यकता नहीं है। सर राहु अच्छा बुरा, एक तो राहु अपने शत्रु के साथ नहीं है, सूर्य शुक्र और राहु कैसे अच्छा होगा, ये प्रश्न करते हैं। चलो कैसे देखें कि इस व्यक्ति की कुंडली में फलाग्रह अच्छा है तो राहु अच्छा ही होगा। तो इसके लिए सर हम शनि देखेंगे। नहीं, शनि ये आप अच्छा है तो बताओ, राहु मैं अच्छा तो होगा। आपकी परीक्षा चल रही है अब तो क्या देखें? सर राहु अच्छा होने के लिए शनि को देखेंगे। नहीं, मैं मना ही नहीं कर रहा, आप कह रहे हो शनि देखेंगे। लीना जी आप बताइए। सर राहु अच्छा तब होगा जब शनि अच्छा होगा। राहु जब अच्छा होगा जब शनि अच्छा होगा। मंजीत जी शनि बताइए। अच्छा होगा। गुरुजी बुध और शुक्र की स्थिति भी देखेंगे, उन दोनों के बुध और ऊपर भी शुक्र डिपेंड की करे। स्थिति देखेंगे। अच्छा, प्रताप जी आप बताएं। सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं संजोग से लाल किताब मैं कोर्स में हूं लेकिन मैं कर नहीं पाया। रचना जी। गुरु जी, इसके मित्र हैं केतु, बुध और शनि, तो उन तीनों की पोजीशन को भी हमें देखना होगा। जहाँ तक आज के भाव के सवाल है, ये आया है मंगल के घर में, लेकिन यहाँ पे इनके कारक शनि भी होते हैं, तो मंगल से तो इसका झगड़ा है ही है। नहीं मंगल नहीं से रचना जी, मैं तो ये कह रहा हूँ राहु कहीं पर भी बैठा है, किसी भी हाउस में बैठा है, तो किसके आधार पर चेक करें कि इस कुंडली में तो राहु अच्छा असर देगा? तो कैसे चेक सर करें? सर मंगल नेक के आधार, मंगल नेक के एक आधार मिनट पर भी सुषमा चेक जी, आप करेंगे कि चुप राहु। रहिए, आप चुप रहिए, आप देखिए, आप सुनिए आराम से धैर्य बना करके। सबसे पहला नंबर हमने आज आप ही से शुरू किया। हाँ रचना जी। जी, केतु, बुध और शनि की पोजीशन तो देखी जाएगी क्योंकि वो इसके मित्र हैं, लेकिन अगेन कुंडली में मंगल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि वेरी मंगल ही इसको साध सकता है। अगर मंगल की पोजीशन अच्छी होगी तो हमारे राहु कंट्रोल में रहेगा। और बुध ग्रह की स्थिति जी जी, बुध शनि और केतु के हैं। बहुत बढ़िया। देखो, तो हमें मेन पॉइंट को समझना होगा कि कुंडली में राहु जो है किस प्रकार से अच्छा असर दिखा सकता है। किसी भी भाव में राहु चला जाए, जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि किसके ऊपर ये डिपेंड करता है। राहु शरारतें करता है, या हम ये कह सकते हैं राहु बदी का कारक, बदी मीन्स बुराई का कारक है।
तो राहु की बुराइयों को कंट्रोल करने के लिए मंगल शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि वो महावत का काम करता है और महावत के हाथ में अंकुश होता है, जो हाथी के ऊपर अंकुश के द्वारा हाथी को कंट्रोल करना जानता। दूसरी सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो है दिमाग, आपका दिमाग, यानी कि बुध ग्रह। अगर बुध कमजोर होगा तो ऑटोमेटिक राहु उसको लाभ नहीं देगा। राहु की स्ट्रेंथ क्या है? राहु की स्ट्रेंथ ये है कि वो आपको बंधनों से तुड़वाता है। आपके बंधन जो बंधे हुए हैं, जो सोसाइटी ने पैदा कर दिए, जो आपके प्रदेश ने, आपकी गवर्नमेंट ने जो आपके ऊपर बंधन लगा रखे हैं, उन सब बंधनों को तोड़ने की ताकत राहु देता है। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के प्लानिंग करने की ताकत राहु देता है। किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए किस स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ेगा, उसकी ताकत राहु से आती है। पर अगर दिमाग ही इतना दुरुस्त नहीं होगा तो क्या राहु अपना काम कर पाएगा? सिंपल बात, नहीं कर पाएगा। तो बुध तो एक प्रकार से मेन हो गया। अब राहु की नेगेटिविटी क्या है? राहु से प्रभावित व्यक्ति में पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता। दो चीजें ध्यान रखना, एक तो मंगल बद में धैर्य नहीं होता, एक राहु से के दुष्प्रभाव में आने पर व्यक्ति में इम्पेशंस और एंजाइटी की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट। उसके लिए समस्या ये होती है कि हम जल्दबाजी में ही कोई काम कर बैठते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन ले जाते हैं। और राहु की खासियत क्या है? राहु लालच वाले डिसीजन दिलाता है। राहु लालच है कि हम पीछे ना रह जाएं, कहीं माल लुट रहा है अभी लूट लो, कहीं हम पीछे ना रुक जाएं। बहुत ज्यादा लालच और शॉर्टकट। अब इसका अपोजिट किसके पास है? शनि के पास। शनि आपका धैर्य है, शनि आपकी समझदारी है, शनि सोच समझ करके डिसीजन दिलाता है। इसीलिए जिन लोगों का शनि अच्छा होता है वो टिक करके काम करते हैं एक जगह। जिनका राहु डिस्टर्ब होता है उल्टा है, वो टिक के काम नहीं कर पाते हैं, उनका एक जगह रुके रहना मुश्किल हो जाता है। ये लॉजिक अगर हमें समझ में आते हैं ना, छोटे छोटे लॉजिक, तो हम किसी भी ग्रह को बहुत सटीकता से पकड़ सकते हैं, बहुत आसानी से, चाहे कहीं बैठा। अगर सच पूछो, अचानक से आप मुझसे पूछ लो कौन सा ग्रह फलानी जगह बैठा है, तो उसका क्या रिजल्ट होगा सच में मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कभी ऐसे सीखा नहीं, मैंने ऐसे कभी सिखाया नहीं, तो मुझे याद भी नहीं रहता। शनि जो है टेक्निकल स्किल्स है, शनि जो है डेडिकेशन डिवोशन है, राहु उसका उल्टा है। राहु के पास ना डेडिकेशन है ना डिवोशन है, इसीलिए वो कभी भी एक का बना नहीं रह सकता। जिन भी स्टूडेंट्स के अंदर राहु का दुष्प्रभाव होगा तो थोड़ा सा यहाँ भागेंगे, थोड़ा वहां भागेंगे, थोड़ा इधर भागेंगे, उधर भागेंगे। उनको लगता है कि हम चूक ना जाएं, कहीं हम सब जगह इकट्ठा कर लें। इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करने का काम राहु का होता है, हमेशा याद रखिए। अगर कोई नोट्स बना बना करके कलेक्शन कर रहा है तो राहु है। सीखे या ना सीखे पर वो कलेक्ट कर रहा है, उसको लगता है बस मेरे पास ये होना चाहिए, अगर मेरे पास ये है तो मैं जंग जीत जाऊंगा, नहीं है तो मैं हार जाऊंगा। शनि की सोच क्या है?
शनि कलेक्शन में बिलीव नहीं करता, वो सीखने में बिलीव करता है और बहुत धैर्य के साथ सीखने में बिलीव करता है। शनि का शुद्ध प्रभाव जिस व्यक्ति के पास होगा, बहुत सहज पके सो मीठा होए वाली चीज पे फॉलो करता रहता है। बस वो उसकी एक खासियत है, वो पाथ को छोड़ता नहीं, रास्ते को छोड़ता नहीं है। जिस मार्ग को पकड़ के चल दिया वो चल दिया और लंबे समय तक चलता है उसके ऊपर, जब तक कि उसका वो मास्टर ना बन जाए। अब आप एंटीडोट्स को समझने लग गए। जैसे होम्योपैथी में एंटीडोट्स होता है, एंटीडोट्स का मतलब ये कि कभी गलती से कोई गलत दवा ले ली होम्योपैथी की, अब पता चला वो दवाई काम अच्छे वाला तो नहीं कर रही पर नेगेटिव वाला जरूर कर रही है। पेशेंट ने आके बताया साहब मेरे साथ तो ये गड़बड़ और हो गई, आपने तो अच्छे के लिए दी थी। तो होम्योपैथी का डॉक्टर चुपचाप उसका एंटीडोट पकड़ा देता है, यानी कि उसके प्रभाव को खत्म करने वाली एक दवा पकड़ा देता है। लाल किताब में जो हम कहते हैं ना कि इन ग्रहों को देखो, तो ये उसके एंटीडोट्स हैं। अगर राहु दुष्प्रभाव छोड़ रहा है तो उसके एंटीडोट को पकड़ लो। तो यहाँ पे 3 एंटीडोट्स पकड़ लिए हमने, आप 2 पकड़ लो, 3 पकड़ लो, आपके ऊपर है। जितने ज्यादा पकड़ोगे उतना ज्यादा ही राहु को कंट्रोल कर देंगे। अगर आपने बुध को पकड़ लिया तो भी अच्छा रास्ता है, यानी दिमाग को तेज कर दिया। राहु लालच दे रहा है, दिमाग मान ही नहीं रहा उस लालच को। कोई कहे कि हमारे गुड़गांव में भंडारा लग रहा है और जो भी भंडारा खाना खाने आएगा उसको एक एलईडी टीवी फ्री में दिया जाएगा। अब स्कीम तो बहुत अच्छी है। अब जितने भी राहु के दुष्प्रभाव में होंगे सारे वहां इकट्ठे मिलेंगे आप, पर जिनका बुध थोड़ा सा भी अच्छा होगा वो कहेगा इट्स नॉट पॉसिबल, ये अफवाह है। भंडारा हो सकता है, ये सामान्य घटना है और हर शहर में, हर गांव में, हर जगह हो सकता है और हर मजहब, हर धर्म में हो सकता है। पर ये एलईडी टीवी वाला बात समझ में नहीं आ रही, इसके पीछे कहीं ना कहीं गड़बड़ है। या तो ऐसा हो नहीं रहा है, यहाँ कहीं और ही बड़ी लूट होने वाली है, कहीं बड़े चक्रव्यूह में फंसने वाले हम। वो बंदा भूल करके भी नहीं जाए। जैसे मोदी जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि काला धन वापस अगर आ जाए तो इतना आएगा कि हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं। अब जिनका राहु खराब था सब समझ गए कि 15 लाख हमारे खाते में आएंगे और आज तक परेशान है कि खाते में नहीं आ रहे। पर जिनका भी बुद्ध ठीक था उन्होंने उसी समय उस पॉइंट को समझ गए कि मोदी जी कहना क्या चाह रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हो आप बात? ये राहु है। राहु में इतनी जल्दबाजी है कि मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं मौके से ना चूक जाऊं। ये वो वाला लालच है जिस वजह से वो गलतियों पे गलतियां दोहराता चला जाता। राहु 8वें में गया, 8वें में 2 ग्रह मिले, एक शनि मिला और एक मंगल मिला। शनि तो ठीक है, मंगल के साथ दिक्कत हो गई। मंगल के साथ दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि मंगल तो एंटीडोट है ना, उसको कंट्रोल करता है। हमेशा ध्यान रखना, जो आदमी आपको कंट्रोल करने का प्रयास करेगा वही आपका दुश्मन है। चाहे वो आपका बाप हो, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपका मित्र हो। जब भी हमें ये एहसास होता है ये हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसी से हमारा झगड़ा शुरू है। ये सास बहू का झगड़ा क्या है? यही तो झगड़ा कंट्रोल करने का। बहू को लगता है सास मुझे कंट्रोल करना चाहती है, जो कि एक्चुअल फैक्ट भी है। ये नहीं कह रहा वो गलत सोच रही है, क्योंकि उसको डेली रूटीन लाइफ में वो एहसास होता है कि मुझे कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं से झगड़ा शुरू। जब भी बाप बेटे के बीच में झगड़ा होगा, यही झगड़ा होगा। बेटे को लगेगा बाप मेरे को 100% कंट्रोल करना चाह रहा है। माँ बेटे का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा भी यही है कि मुझे कंट्रोल करना चाह रहा है मेरा पति। वही झगड़ा।
जब कोई कंट्रोल करना चाहे और दूसरा होना ना चाहे, वही झगड़ा शुरू है। वही राहु का मंगल के साथ झगड़ा है। राहु ने ही तो मंगल को अपने ऊपर बिठा रखा है। हाथी ने ही तो गर्दन पे हाथी की गर्दन पे बैठा कौन है? महावत। अगर हाथी चढ़ने ही ना दे उसको, तो आप सोचिए, मेरे जैसा आम आदमी चढ़ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं चढ़ सकता। क्यों? क्योंकि हाथी मुझे नहीं जानता, पर हाथी महावत को जानता है। महावत इशारा करता है, हाथी नीचे बैठता है या सूंड से लेके जाता है, हाथी ही उसको रास्ता देता है उसके ऊपर बैठने। पॉइंट समझ रहे हो? हाथी नहीं दिया ना रास्ता। कभी आप महावत को चढ़ते हुए देखो हाथी के ऊपर, हाथी खुद झुकता है, खुद उसको फैसिलेट करता है और फिर महावत उसके बैठ जाता है, और फिर वही महावत छोटा सा अंकुश लेकर के उसको डायरेक्शन देता है। पर हाथी जब एक्सेप्ट कर लेता है, इस चीज को स्वीकार कर लेता है कि यस ही इज माय बॉस, तो दोनों में मित्रता हो जाती है और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। पॉइंट समझना, मंगल और राहु आपस में बात कर रहे हैं। वो उसको इंसान की भाषा में बोल रहा है और हाथी भी समझ रहा है। वो उसको कहता है बैठ जा, वो बैठ जाता है। वो कहता है खड़ा हो जा, वो खड़ा हो जाता है। पर क्या आप और हम जाके हाथी को बोले, हाथी मान जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि वो हमको नहीं जानता है। ये छोटी छोटी बातों से हमें समझ में आ जाना चाहिए ज्योतिष का लॉजिक। जिस भाव में राहु गया है वो मंगल का भाव है, और वहां पर मंगल उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और राहु मंगल का झगड़ा हो जाता है। यही झगड़ा राहु को अष्टम भाव में खराब बना देता है। यही झगड़ा अष्टम भाव में राहु को खराब बना देता है। अब खराब तो हो गया, पर क्या राहु आठवें में हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देगा क्या? क्योंकि लाल किताब में तो बोल दिया कि आठवें का राहु चंडाल की तरह हो सकता है। चंडाल का मतलब क्या है? जिसको अपने मान सम्मान की फिक्र नहीं है, पर वो बहुत अड़ियल है। चंडाल कहते किसे हैं? ये चीज को समझे। शमशान भूमि में रहने वाला व्यक्ति, शमशान भूमि में रहने वाला व्यक्ति या शमशान भूमि में रह करके मुर्दों के ऊपर टैक्स वसूल करने वाला व्यक्ति। आप देखते हैं कि जब डेथ हो जाती है, शमशान भूमि में जाते हैं, तो कोई ना कोई वहां होता है, वो उन लोगों को कहता है भाई प्याऊ के पैसे दे दो, सफाई के पैसे दो, या फलानी चीज के पैसे दो, या जो मुर्दा आपने फूका है उस बात का पैसे दे दो, यहाँ के ये चार्ज हैं वो चार्ज हैं, तो कुछ पैसा देना पड़ता है आप। जो वसूलने वाला व्यक्ति है, पुराने समय से उस व्यक्ति को कहा। परंतु अगर हम और पीछे जाएं तो चंडाल उसे कहा जाता है जिसमें कोई संस्कार नाम की चीज नहीं है, जो नहाने धोने का और शुद्धि का ख्याल नहीं रखता है, जो किसी प्रकार से किसी नियम को नहीं मानता है, किसी वैदिक नियम को फॉलो नहीं करता, वो एक्चुअल में चंडाल है। लाल किताब कहती है जो किसी भी वैदिक नियम को फॉलो नहीं करता है वो चंडाल है। जो अपनी संस्कृति को फॉलो नहीं करता है, जो अपने ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करता है, वो चंडाल है। तो आठवें का राहु को उन्होंने कहा वही चंडाल बन जाता है, क्योंकि यहां पर राहु मंगल से भी ताकत ले लेता है, और यहाँ की जो मंगल की ताकत है वो आठवें भाव की ताकत है, शमशानी ताकत है। राहु के पास शमशानी ताकत आ गई। शमशानी ताकत का मतलब भूत प्रेत वाली ताकत आ गई है, जिसका कार्य है लोगों को डराना। भूत का क्या मतलब है? लोग डराने के काम आते हैं भूत, तो जिसे लोगों को डराते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, पर इस तरह से आपको हर व्यक्ति नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग आपको अपने परिवार में, समाज में मिल जाएंगे जिनका राहु आठवें में
पर उनमें ऐसा कोई भी गुण नहीं है। वो परिवार की बात को मानते भी बेचारे, नहा धो करके सही ढंग से बैठते भी हैं। आपको वेजिटेरियन भी मिल जाएंगे प्योर, और भगवान को मानने वाले भी मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये फिलॉसफी गलत हुई, ये पॉइंट गलत आया। बताइए हुआ कि नहीं गलत हुआ? अगर आप आर पार देखेंगे जरूर मिल जाएगा राहु 8वें वाला व्यक्ति, और आपको लगेगा जो मैंने बताया वो बात तो बिल्कुल गलत है। सही है सर, देखा हमने। देखा ना? तो इसीलिए 8वें के राहु के बारे में अब हमें जज किसको करना है? मंगल को। बुध को। हाँ, बुध को। चंडाल की बुद्धि को शुद्ध कौन करेगा? बुध को। बुध करेगा ना। तो कुंडली में देखो कि बुध की क्या स्थिति है। बुध कितना तो जो मतलब जो पहले स्टेप पे ऐसा बुध को पकड़ो, दूसरे स्टेप पे शनि को पकड़ो कि शनि के क्या हालात हैं। अगर बुध और शनि दो ग्रह ठीक हैं तो वो व्यक्ति चंडाल रूप से बाहर आ जाएगा। अगर उल्टा हो गया, बुध भी खराब हो गया और शनि भी खराब हो गया, आप माने अब वो चंडाल रूप है। घर परिवार से लड़ाई करना, घर में कलह बना करके रखना, अड़ोस पड़ोस में डरा करके रखना, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार में नहीं करना, धोखेबाजी देना, खुद धोखा खाना, दूसरों को धोखा देना, ये उसके व्यवहार में शामिल हो जाएगा। सर, बुध को कैसे देखेंगे कि बुध अच्छा है या खराब? ये सुषमा शनि जी को मैं तो नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता सुषमा जी, आपने बहुत बड़ी कह दी। हम राहु पे चल रहे हैं, बुध के चैप्टर को करवाया था, और बुध आज अभी मैं नहीं फिर हुआ। बताऊं कि बुध कैसे अच्छा। पूरा 1-1.5 घंटे के चैप्टर में आपको नहीं पता लगा बुध कैसे अच्छा होगा? सर, बुध अभी नहीं हुआ सर। बुध हुआ नहीं अभी? नहीं सर, फिर बुध अपन नहीं राहु हुआ। पे कैसे पहुंच गए? शनि हुआ। शनि भी सर शायद 7 घर तक ही हुआ है। ओहो, 12 तक सॉरी, हुआ फिर है। तो सॉरी। मैं सोच रहा हूँ कि तो केतु पे आ गए हम। तो कौन से ग्रह नहीं हुए? बुध नहीं हुआ, केतु नहीं हुआ सर। अच्छा, बस एक बुध रह गया। केतु भी हुआ। तो पहले बुध ही करो भाई, फिर तो कहाँ पूछ गए हम। सर, इसीलिए हमको आधी चीजें समझ नहीं आ रही, तो वो बार बार पूछना पड़ रहा है कि बुध को कैसा अच्छा देखेंगे। चलो 2 मिनट में आज पूरा कर देते हैं, आप टेंशन मत। मैं सोचा बुध हो गया पूरा। चलिए, सिंपल सी बात है, देखो बुध को देखने का सबसे अच्छा तरीका, पहला पॉइंट कि बुध ग्रह हमेशा शुक्र ग्रह से पीछे होना चाहिए या शुक्र के साथ होना चाहिए। पहला पॉइंट, पहला स्टेप। अगर बुध ग्रह शुक्र से आगे है तो सर, बुध में कमजोरियां आ जाएंगी। वो कमजोरियां फिर सारी की सारी होंगी कम्युनिकेशन स्किल्स, लोक व्यवहारिकता, ये सब कमियां उसमें आ सकती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। और बुध कैसे? 6ठे भाव में बुध उच्च का माना जाएगा। 12वें भाव में बुध नीच का माना जाएगा। बुध के दो दुश्मन खास हैं, मंगल और केतु। बुध के दो दुश्मन मंगल और केतु, यानी कि ये बुध को बख्शते नहीं है। इनकी साथ में हो तो भी। मंगल जो होता है, मंगल का झगड़ा बुध से है। मंगल क्या है? शरीर की ताकत है, और बुध क्या है? दिमाग है। केतु कौन है? केतु साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसको अपने घर से, परिवार से, रिश्ते से, नाते से कोई लेना देना ही नहीं। इसीलिए उसको साधु कहा गया है, सन्यासी कहा गया है, फकीर कहा गया। या केतु हाईली टेक्निकल पर्सन है, जो कि डाटा आंकड़े होते हैं, स्टेटिस्टिक्स होते हैं, उसका मास्टर आदमी होता है, अगर केतु सही जगह बैठा हो तो।
वो आंकड़े जो अनुमान के आधार पर चलते हैं। जैसे हम कहते हैं भाई गुड़गांव की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, तो आप 10 लोगों से पूछो, 10 के 10 अलग संख्या बताएंगे। कोई कहेगा 40 लाख, कोई कहेगा 50 लाख, कोई कहेगा 30 लाख, कोई कहेगा 25 लाख, कोई कहेगा नहीं नहीं 1 करोड़ होने वाली है। तो सबने आंकड़े दिए, पर एग्जैक्ट आंकड़ा किसका है? किसी का भी नहीं है। तो क्या आंकड़ा गवर्नमेंट का ठीक है? तो गवर्नमेंट का भी ठीक नहीं है। गवर्नमेंट ने भी 5-10 साल पहले ही कैलकुलेशन करी होगी। आज कितने हैं तो उसका एक अनुमान लगाते हैं। यार जो 10 साल पहले जो सेंसेक्स हुआ था उसमें जो है ना 32 लाख थी, तो हर कोई अपना अंदाजा लगा के कह रहा है नहीं अब 40 लाख हो गई हो, 50 लाख हो। इस तरह के आंकड़ों को केतु कहा जाता है। केतु के साथ झगड़ा क्यों है? क्योंकि बुध का जो आंकड़ा है वो जमा जोड़ घटा गुणा भाग का आंकड़ा है, अनुमान का आंकड़ा नहीं है। जैसे बैंक में होता है, बैंक कभी भी आपको नहीं कहता अंदाजा लगा लो। आप बैंक के पास जाते हैं, जाकर के कहते हैं मैं एफडी कराता हूँ, 5 साल बाद मुझे कितना मिलेगा, वो एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताएगा। वो कभी नहीं कहेगा मोटा मोटा मान लो कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे मोटा मोटा क्या है? पैसे में मोटा मोटा कुछ नहीं होता। तो फाइनेंस के मैटर में मोटा मोटा कुछ भी नहीं होता, वहां आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन बतानी पड़ती है। जो आपकी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस है वो सारी मरकरी है। इसीलिए उसे मुनीम जी कहा गया है, क्योंकि मुनीम जी कभी अनुमान के आधार पर नहीं चलता। वो हमेशा पोथी साथ रखता है और हर बात पोथी में से देख के ही बोलेगा, क्योंकि कहीं उस आंकड़े में गलती ना हो जाए। वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा 2000 के लगभग लगभग होगा, वो कहेगा भी बताता हूँ, वो कहेगा 2150 रुपये 39 पैसे आपके बकाया है। नहीं तो वो कहेगा नुकसान हो गया, अगला 2000 रुपये दे के चल दिया तो मेरे तो 139 रुपये 50 पैसे का नुकसान हो जाएगा। पर केतु का जो स्टेटिस्टिक्स है वो अंदाजे के आधार पर चलता है और केतु उस बात को मान जाता है। अगर केतु प्रधान व्यक्ति को आप कहोगे कितने हो गए, वो कहे लगभग लगभग 2000 2100 के करीब होगा। अब आपने उसको 2000 पकड़ा दिए तो भी मान जाएगा, 2100 पकड़ा दिए तो खुश हो जाएगा। पर वो खाते में जाके नहीं देखेगा कि एग्जैक्टली कितना था, और वो उस बात पे नहीं अड़ेगा। ये पॉइंट को समझ लिया तो अपने को बुध भी समझ में आ जाएगा कि बुध है क्या। इसीलिए कहते हैं बुध को पूर्णता लोक व्यवहारिक व्यक्ति, कि आपने मुझे 2 रुपए दिए तो मैं भी 2 रुपए दूंगा। मेरे बेटे की शादी में अगर तुम 4 जने मिलकर के आए हो तो मैं भी तुम्हारे बेटे की शादी में 4 जनों के साथ ही आऊंगा। तुमने मुझे 500 रुपए दिए तो मैं भी 500 रुपए ही देके जाऊंगा, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। ये है बुद्ध की व्यवहारिकता। केतु इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता है। सुषमा जी समझ में आ गया? हाँ। अगर कुंडली के अंदर मंगल खराब हो गया और केतु खराब हो गया, 2 ग्रह अगर खराब हो जाएं, मंगल खराब हो जाए और केतु खराब हो जाए, प्रेडिक्शन करने की मैंने आपको इतनी टेक्निक बता रहा हूं, आप चीजों को बड़े आसानी से पकड़ पाओगे, फटाफट कंट्रोल कर लोगे। अब बुध कितना भी तेज क्यों ना हो, उसको खराब माना ही जाएगा। आप बुद्धि से बहुत तेज हो पर आपको गुस्सा इतना आता है कि पूछो मत, तो आप फाइनेंस का फायदा उठा पाओगे क्या? सोचिए, क्योंकि मंगल तो गुस्सा है ना, क्रोध है, आप मुंह की मुंह पे कह दोगे सामने वाले को। केतु क्या है? केतु जो आगे की और पीछे की परवाह ना करे। साधु कौन? जो आगे की और पीछे की परवाह ना करे, जिसे आप लालच में ना फंसा सके, वही साधु है। आप साधु को कहो कि साहब मेरे महल में आइए और सो जाइए, 5-7 दिन एंजॉय कीजिए, अगर वो सच्चा साधु होगा वो बिल्कुल महल में नहीं घुसेगा। वो कहेगा नहीं नहीं मैंने तेरी बात ही नहीं सुननी, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो पैदल ही चला जाऊंगा, मुझे तेरी गाड़ी घोड़े से भी मतलब नहीं है। आप उसे नहीं फंसा सकते। बुद्धि बुद्धि है, और बुद्धि जो है स्वार्थ की बात को कहती है। बुद्ध बुद्धि है और बुद्धि स्वार्थ की बात को कहती है।
अब ना मंगल स्वार्थ की बात को कहता है, ना केतु स्वार्थ की बात को कहता है। जब दोनों के दोनों ही डिस्टर्ब हो गए तो आप कितना स्वार्थपना दिखा लो, आपका वो किसी काम का नहीं। वो लॉजिक आपके साथ काम ही नहीं करेगा, तो कुंडली के अंदर बुध अच्छा माना ही नहीं जाएगा। सर दो मंगल और केतु अच्छे हुए खराब हो मतलब गए बुध अगर नहीं, हाँ, मंगल और केतु अगर अच्छे हुए तो बुध अगर नीच का भी होगा तो भी अच्छा मानेंगे उसको? तो नीच का हुआ तो नेगेटिव परिणाम नहीं देगा इतने ज्यादा। हाँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुध की लड़ाई किससे है? बुध की लड़ाई है अपने बाप के साथ, चंद्रमा के साथ। चंद्रमा कौन है? मन। और मन और बुद्धि का हमेशा से झगड़ा रहा है। मन और बुद्धि का हमेशा से झगड़ा रहा है। चंद्रमा जितना ज्यादा ताकतवर होगा, चंद्रमा जितना ज्यादा ताकतवर होगा, उतनी बुद्धि कमजोर हो जाएगी, अर्थात बुद्ध कमजोर हो जाएगा। वाइस वर्सा ले लो, चंद्रमा जितना कमजोर हो जाएगा, बुद्धि का प्रभाव बढ़ जाएगा। ये दो चीज बड़ी स्ट्रांग है। आप याद करो, जब हम वैदिक में कहते थे कि डॉक्टरों का चंद्रमा नीच का होता है, जजों का चंद्रमा नीच का होता है, आईएएस ऑफिसरों का चंद्रमा नीच का होता है, या वो पीड़ित होता है। सर एस्ट्रोलॉजर का भी होता है क्या? कमाने वाले एस्ट्रोलॉजर का होता है, जो अच्छा कमा लेना कि अब तो आ गया मेरी आंट में, अब तो इसको जाने ना दूंगा, तो फिर वो चंद्रमा का कमजोर होना, पीड़ित होना बहुत जरूरी है। ये फैक्ट बात है। सर जो देखो स्वार्थी होंगे उनका चंद्रमा कमजोर होगा, अगर एक लेवल पे स्वार्थी होंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, यही कह रहा हूं मैं। जी सर। जितना चंद्रमा कमजोर होगा, बुध के स्ट्रांग होने के चांस बढ़ जाते हैं, चांस बढ़ गए। यानी वो व्यक्ति जब मन की पक्ष को, यानी वो व्यक्ति अगर कम इमोशनल है तो बुद्धि का ज्यादा अच्छा उपयोग करता है। इमोशनल व्यक्ति मन से बहुत ज्यादा सोचता है, इसलिए उसमें दया, करुणा, इनकी भावनाएं ज्यादा आती हैं। और हमेशा आप देखेंगे इमोशनल आदमियों को लोग बेवकूफ बना के चले जाते हैं, पर जो इमोशनल नहीं होता उनको बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है। हम डॉक्टर को बेवकूफ नहीं बना पाते। डॉक्टर को कितना मर्जी समझा दो, साहब मेरी नौकरी नहीं है 6 महीने से। ज्योतिषी के पास 90% फोन आएंगे, जी हमारे पास नौकरी नहीं है इसलिए हम आपकी दक्षिणा नहीं देंगे, पर बताओ, आप नहीं बताओ तो पाप लगेगा आपको, पॉकेट में बताओ। पर कोई डॉक्टर को जाके नहीं कहेगा साहब आप अपने 500 रुपए की फीस को माफ कर लो क्योंकि मैं 6 महीने से मैं नौकरी पे नहीं हूं। कोई जाके बात ही नहीं करता, उसे पता बात करते ही वो कहेगा अच्छा बहुत जी आप बाद में आना, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैंने आपसे बात ही नहीं करी। किसी अस्पताल में चले जाओ, चाहे सारा परिवार डांस करके दिखा दे वहां पर कि हमारे पास कोरोना आ गया था, भूत आ गया था, प्रेत आ गया था, अस्पताल वाला कहेगा या तो अंदर या बाहर, एक डिसीजन लो 2 मिनट के अंदर, अंदर होना है कि बाहर होना है, तुरंत। ये सब जानते हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। आप वकील के पास जाके कह दो, बड़ा वकील के पास कभी मिलो जा करके, एक ही बात कहेगा, आपने मेरे से केस लड़वाना है कि नहीं लड़वाना? लड़वाना तो ये फीस है, बस। ज्यादा रोगे, 1 लाख रुपए मेरी फीस है, 2-4 हजार रुपए कम कर दे। इससे ज्यादा कम करानी है, दूसरा वकील पकड़, मेरे पास जाओ, आओ ही मत। स्ट्रेट फॉरवर्ड। समझ रहे हो ना बात में? मेरे पास एक बड़ा मजेदार फोन आया, परसों की बात है, कि साहब मैं ज्योतिषी हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पर आपके वीडियोस देखे बहुत अच्छे लगे, मन कर रहा है मैं आपसे ज्योतिष सीखूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, सीखो भाई, जरूर सिखाएंगे आपको। आप कैसे देखते हो, फ्री में या पेमेंट से? मैंने कहा मैं तो पेमेंट्स में बिलीव करता हूँ और पेमेंट से ही मैं
कंसल्टेशन भी पेमेंट से देता हूँ और सिखाता भी मैं पेमेंट से ही हूँ। कहता है पर मैं बिल्कुल उल्टा करता हूँ, मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं उल्टा कम ही बोलता हूँ, ज्यादा उल्टा बोल के मैं खुश नहीं हूँ किसी को। शुरुआत में अपने अच्छी से ही करता हूँ कि क्यों सर आप तो अगले का। हमेशा अच्छे बोलते हैं। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ऐसा ही करना चाहिए सभी को। कहते तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? मैंने कहा मैंने मेरे बच्चों का नाम गुरुद्वारे में नहीं लिखवा रखा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि गुरुद्वारे वाले भी डंडा लेके एक दिन पीछे भागे, क्योंकि गुरुद्वारे में भी अगर आप दक्षिणा नहीं दोगे तो वो भी डंडा लेके भाग लेंगे एक दिन की, रोज खाने के लिए आते। तो मैंने कहा भाई अपने अपना हिसाब किताब है, हम लोग नहीं करते। उसने मुझे समझाने लगा। मैंने कहा अगर कोई आपके पास ऐसा आदमी आ जाए जिसके पास फाइनेंस ना हो, उसको आप क्या बताते हैं? कहते हैं जी हम पैसा कमाने की रेमेडी बताते हैं। मैंने कहा फिर आप क्यों नहीं करते? टेंशन ही खत्म हो जाए, आपके पास ही होगा। मैंने उसको एक ही बात कही, जो पैसा कमाना नहीं जानता, जो पैसे का फार्मूला नहीं जानता, वो दूसरे को फार्मूला दे भी नहीं सकता। आप अपनी झोली में से वही निकाल के दूसरे को दे सकते हो जो आपके पास है। उसने कहा मैं 2-3 साल हो गए मेरे को, मेरा व्यापार फेल हो गया, मेरा ये काम फेल हो गया। अरे बावले आदमी होना ही था, तेरा नहीं होता तो किसका होता? इस कारण क्या है, हम तुरंत पकड़ लेते हैं कि इसका कौन सा ग्रह खराब है जिसके कारण ये बर्बाद है, जिसके कारण इसके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है लाइफ के। और जिस ज्योतिषी के कंसेप्ट क्लियर नहीं है लाइफ के, वो दूसरे को बताने में भी कंफ्यूज ही करेगा, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है बहुत। तो ये सिंपल से कंसेप्ट है। तो अब समझ में आ गया कि 8वें का राहु क्या करेगा, कैसे पकड़ना है। बुध को पकड़ना है, शनि को पकड़ना है। बुध कैसे पकड़ना है कि बुध शुक्र के साथ हो या शुक्र से पीछे हो। उसके दो दुश्मन मंगल और केतु। तीसरा चंद्रमा, चंद्रमा कमजोर होगा तो बुध के चांस हैं कि वो ताकतवर होगा। चंद्रमा पावरफुल होगा तो चांस है कि बुध कमजोर होगा। ये समझ में आ गई? बहुत सिंपल है। अब आगे मंगल बद भी। गुरुजी एक क्वेश्चन था, ये जो आपने चंद्रमा का बोला, क्या लाल किताब में भी हम अमावस्या का मानते हैं, अमावस्या का चंद्रमा हो? ठीक है बिल्कुल, अमावस्या दोष माना जाता है। ठीक है, तो यदि अमावस्या का चंद्रमा है तो हम उसको कमजोर चंद्रमा मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस केस में यदि बुध को हम ये मान सकते हैं कि बुध बली हुआ, तो यदि चंद्रमा कमजोर हो। इसका मतलब ये हुआ कि बुध कमजोर नहीं है। हाँ, मतलब यदि शुक्र भी आगे है बुध के, उसके बाद में चंद्रमा भी कमजोर है और केतु की पोजीशन हमने देख ली, तो हम मंगल की पोजीशन देख ली, तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं। जितनी इन स्थितियों से निकलता चला जाएगा बुध, उतना ही बुध स्ट्रांग होता चला जाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। देखो ग्रेडिंग भी तो पता करनी है ना, कि किसी ने कहा ये आदमी समझदार है, पर कितना समझदार है? क्या कंप्यूटर जैसा दिमाग है? जो चीजों की अंडरस्टैंडिंग बहुत सेकंडों के हिसाब से करता है, जिसकी कॉमन सेंस बहुत मजबूत है, जिसकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, जिसकी वाक पटुता बहुत अच्छी है, वो बुध अच्छा है। तो गुरुजी इसका मतलब हुआ कि अमावस्या का यदि चंद्रमा हुआ तो काफी सारे फैक्टर्स में हम उन्हें बुरा मानते हैं, पर पैसे कमाने के लिए वो ठीक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक चीज ध्यान रखना, मैं अक्सर हर क्लास में कहता हूं, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं होता किसी भी स्थिति में चाहे बैठा हो जो लाभ ना दे रहा हो। हमारा अपना माइंडसेट होता है कि हम नेगेटिव चीज को, बहुत ज्यादा नेगेटिव को सबसे पहले उठा लेते हैं। अमावस्या दोष के साथ दिक्कत क्या है? अमावस्या दोष के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सब कुछ होते हुए भी
उसको लगता है मेरे पास कुछ नहीं है। इससे मन बड़ा निराश होता है। अब जिनका भी अमावस्या दोष हो, आप देखिए उनके पास होता सब कुछ ही है। सर अमावस्या और दोष मतलब केतु चंद्रमा के साथ केतु राहु। अमावस्या दोष का मतलब है सूर्य और चंद्रमा एक साथ साथ में। एक ही हाउस में बैठे हों। उसको अमावस्या दोष कहते हैं सर। जी जी जी। और नहीं तो ऐसे समझ लिया करो, जो बच्चा अमावस्या वाले दिन पैदा हुआ या अमावस्या से एक दिन पहले पैदा हुआ या एक दिन बाद में हुआ, तो वो सूर्य चंद्रमा उसकी कुंडली में साथ ही मिलेंगे, या पास में मिलेंगे, नजदीक मिलेंगे कहीं ना कहीं, तो उसका असर एक आएगा भाव ही में आएगा। होने चाहिए, पास में नहीं, एक ही भाव में होने चाहिए। तो सर इसकी भी रेमेडी करवानी पड़ती है? इसको दोष को अच्छा मानते हैं या खराब? नहीं, अच्छा क्यों मानेंगे? जब आदमी के पास सब कुछ और फिर उसको लगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या करोगे आप? अच्छा। उसको दोष बोल रहे हैं ना, अमावस्या हाँ। दोष बोल। जैसे हम सर, लोगों के साथ बहुत होता है। हम जैसे जानते हैं कि ये आदमी करोड़पति है, पर वो 1000 रुपए के लिए रोने लग जाए, तो फिर आप क्या करोगे? फिर हम यही कहेंगे ना, रेमेडी करो भाई। पहले तो तेरी रेमेडी करो कि तू करोड़ों का आदमी है, फिर भी 1000 रुपए कह रहा है मेरे पास नहीं है, तो ये अमावस्या दोष ही हो गया। जिस व्यक्ति में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, वो समझ लो पूर्णिमा है। यानी कि मन जिसका खुश है, थोड़ा सा भी मिले तो उसमें भी कहे वाह, आज तो मजा आ गया, आज तो आनंद आ गया, कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है ना? कई लोग भंडारा भी खाते रहते हैं ना फ्री में, उसमें भी दोष निकालते रहेंगे। हलवा बेकार बनाया है, मैं परसों उस वाले भंडारे में गया था, वहां तो देखो फलानी चीज भी थी, वहां तो लड्डू भी दिए। अरे खा तो तू भंडारे रहा है, इसमें भी तू कमी निकाल रहा है, फोकट में चीजें मिल रही है तेरे को, है? तेरा एक टाइम का पेट भर रहा है, उसमें भी तू दिमाग लगा रहा है, तो अब क्या करोगे आप इसका? तो ये तो माइंडसेट की बात है ना। हाँ प्रताप जी। तो जैसे आपने कहा कि मरकरी केतु खराब तो बुध खराब, और दूसरी तरफ मरकरी केतु नहीं, मरकरी तो बुद्धि हो गया। सॉरी, मंगल और केतु, हाँ। मंगल। और केतु खराब तो बुध खराब, पहला फैक्ट है। दूसरा कि ये केतु खराब दोनों बुध खराब नहीं, मैंने बोला कि मंगल दुश्मन बताया, केतु मंगल खराब, और केतु। बुध के दुश्मन दो, मंगल और केतु। केतु। ठीक ये है दो दुश्मन हैं इसके। अगर जी। ये दोनों ठीक हो गए, हाँ केतु क्या है? केतु अच्छी सोच है, बड़ी सोच है, जी। अच्छी सोच, बड़ी सोच। अगर बुद्ध को विस्तार लेना है, हमेशा ध्यान रखें, फिर से कहूंगा, बुद्ध को विस्तार लेना है। जी। कुछ आपने देखा होगा लाइफ में, बहुत इंटेलिजेंट आदमी वो कुएं के मेंढक बने रहते हैं, अपना घर छोड़ करके बाहर नहीं जाते, इसलिए जिंदगी में तरक्की नहीं करते। क्यों नहीं करी? क्योंकि उनका केतु अच्छा नहीं मिलेगा, उनका केतु अच्छा नहीं मिलेगा। अगर केतु अच्छा नहीं है, इसका मतलब केतु बेकार है, चाहे ऐसे कह लो, तो बुद्ध को सपोर्ट नहीं मिल रही है बिल्कुल भी, तो बुद्ध अपना काम नहीं कर पाएगा। केतु क्या है? केतु यात्रा है। लाल किताब कहती है कि यात्रा कारक ग्रह है केतु। अगर कहीं यात्रा देखें, विदेश यात्रा देखें, तो केतु को जिम्मेवार माना जाता है। इवन नौकरी को छोड़ना, नई नौकरी पकड़ना, तो भी केतु को जिम्मेवारी मानी जाती है। एक शहर से दूसरे स्थान पर मूव होना, अगर वर्षफल में केतु 8वें भाव में आ जाए, तो वो रोजगार परिवर्तन या स्थान परिवर्तन, दो में से एक करवाता है। वर्षफल में अगर केतु आ जाए, केतु क्या कर रहा है? बुद्ध को ताकत देता है, बुद्ध को ताकत देता है विस्तार करने की। आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, पर प्रैक्टिकली कहीं घूमने नहीं जाते हैं, तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, नॉलेज गेन नहीं हो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगी। इसी प्रकार मंगल, दिमाग बहुत तेज है, पर रिस्क लेने की आपकी पावर 1 पैसे की नहीं है, तो आप कभी भी बिजनेस नहीं खड़ा कर पाओगे, आप कभी धंधा नहीं खड़ा कर पाओगे। और बिजनेस कौन है? बुद्ध। बुद्ध बिजनेस है कि नहीं? सभी जानते हैं बुद्ध व्यापार है, परंतु मंगल तो साथ ही नहीं दे रहा,
तो आप नहीं चाहते हुए भी आपको नौकरी और छोटी नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप में रिस्क खेलने की ताकत ही नहीं है। और केतु की टेक्निकल स्किल नहीं है, स्टेटिस्टिक्स वाले आंकड़े नहीं है। स्टेटिस्टिक्स के आंकड़े क्या है कि अगर मैं आज नौकरी छोड़ दूं और अपनी एक चाय की दुकान करूं तो 3 साल के बाद अपना होटल कर लूंगा, ये सोच अगले के अंदर है ही नहीं। अब उसका बुध कैसा भी क्यों ना पड़ा हो प्रताप जी, वो किसी काम का नहीं है। लाल किताब ये कह रही है, बेशक वो उच्च का ही क्यों ना। समझाने का मेरा मतलब ये था। ऐसे में बुध पावरफुल, सॉरी चंद्रमा पावरफुल हो गया तो व्यक्ति बुद्धि से कितना तेज हो लो, काम वो अपने दिल से लेगा। और जो आदमी हमेशा दिल से काम लेगा तो पैसे कमाने के मामले में तो फिर जो मिलेगा प्रभु कृपा है, फिर वो वैसा तो एक तरह से ये मंगल और केतु बुध के विस्तार में तो उसके दोस्त बने ना। यस 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 यस। अगर ये दोनों खराब हो गए तो बुध काम नहीं करेगा ना। अगर फिलोसफिकल देखें तो बात वही है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर बुध को चेक करना है तो देखो मंगल और केतु कैसे हैं। अगर मंगल केतु अच्छे नहीं है तो बुध भी अच्छा नहीं, यानी कि बुध का हमें लाभ नहीं मिलेगा। समझने की बात है, कैसे मर्जी समझ लो उसको। ठीक है सर, ठीक। हम ये कह भी दूसरे तरीके से हमने ये कह दिया कि यार ये इसके दुश्मन है, मंगल इसका दुश्मन है, केतु इसका दुश्मन है। इसको उस तरीके से भी समझ लो चाहे। तो मैंने दोनों बात को कहने का ढंग, एक बात को कहने का ढंग अलग अलग है, मुद्दा वही है। जी ठीक सर। हाँ मंजीत जी सर कुछ कह पर रहे मंगल ने तो सब गुरु जी, मैं बस वही कह रहा था कि मतलब ये दोनों रास्ते की रुकावट बन सकते हैं, उस एंगल से हाँ एक तरीके से दुश्मन हुए हैं, एक तरह से इनडायरेक्टली दुश्मन हो गए। अगर वो दोनों साथ दे जाते हैं तो बुध को ऑटोमेटिक ताकत मिल जाती है। सपोज करो जैसे किसी का बुध 12वें में चला गया और मंगल और केतु उसको ताकत दे रहे हैं, यानी कि ठीक बैठे हुए हैं, तो ऑटोमेटिक बुध इतना बुरा नहीं रिजल्ट देगा जितना कि लाल किताब कह रही है। मुद्दा ये है। इसीलिए आप देखते होंगे कई लोगों की कुंडली में बुध 12वें में वो सीए बने हुए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है। अब आपका दिमाग घूमा, यार सारा का सारा सब्जेक्ट ही बुध का ले रखा बंदे ने, नौकरी रोजगार ही बुध की, अगले की पैसा ही बुध से आ रहा है अगले के पास। और हमें अगर सही सही नहीं पता तो हम तो तुरंत कह देंगे बुध तो तेरा नीच का है, भूल के भी बैंकिंग का काम मत करियो, अकाउंट्स का काम मत करियो। वो कह रहा जी मैं तो खा ही रहा हूँ 10 सालों से इसी से, मेरी तो तनख्वाही वहीं से आ रही है, तो हो गया ना मामला फेल। करेक्ट। इसलिए केवल भाव से नहीं पकड़ना, उनके साथ वाली चीजों को पकड़ना है। अब वो सीए ऐसा है जिसका मंगल केतु ठीक, तो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, चीजों में अच्छा हो जाएगा। और चंद्रमा नीच का हो गया, चंद्रमा पीड़ित हो गया तो फिर वो आर्म ट्विस्टिंग से भी पैसा निकाल लेगा। चंद्रमा सिर्फ यहाँ पे ये काम करेगा कि आप आर्म ट्विस्ट कर सकते हो कि नहीं। यानी कि चंद्रमा अगर पावरफुल हो गया, किसी ने कहा बाबूजी इस बार तो धंधा चला ही नहीं, मेरी आईटीआर भर दो, मेरा जीएसटी भर दो, इनकम टैक्स वो चाहे 5 लाख दे रहा हो पर वो कहेगा आपकी देने को फीस नहीं है मेरे पास, अगले महीने दूंगा, उससे अगले महीने दूंगा। वो बेचारा सीए फोन कर रहा, बाबूजी आपकी आईटीआर भरी थी, देना पैसे। और जिसका चंद्रमा गड़बड़ है वो कुछ नहीं, एक बाबू को फोन करेगा जीएसटी वाले को कि बाबू पैसे कमाने हैं, वो कहेगा हाँ कमाने हैं, बोला एक नोटिस भेजियो, फलाना फलाना आदमी है, वो एक चिट्ठी भेजेगा, बाबूजी आपने ये आंकड़े गलत कर दिए हैं, बताने वाला वही है। तो जैसी चिट्ठी आएगी सीए की शरण में, सीए कहेगा पहले तो मेरे पिछले 3 महीने का बकाया दे, अब इस केस को सुलटाने का 5 लाख दे, और फिर मैं देखता हूं, और इसमें तो भाई 50 लाख का जुर्माना लगेगा।
अब उसकी हालत खराब हुई पड़ी है। वो कह रहा है 5 लाख भी बहुत है, 5 लाख में ही करवा देता हूँ। अब वो दोनों शाम को बैठे एक टेबल के ऊपर मौज मार रहे हैं कि हाँ मजा आ गया ना, देखा मेरे को फीस नहीं दी थी। करेक्ट ये करेक्ट। है चंद्रमा का खेल। बारीकी से समझ लीजिए, ये चंद्रमा का खेल है। उसने अपनी केवल फीस ही नहीं ली वापिस, सूद समेत सब ले लिया आगे से पीछे तक, सब वसूल लिया। सब वसूल लिया उससे। ये चंद्रमा है। खराब होना ही अच्छा चाहिए फिर तो चंद्रमा है गुरुजी। ना सर, अच्छा मंजीत जी, थोड़ा बहुत बृहस्पति का खराब होना, थोड़ा चंद्रमा जी। का खराब होना, ये आज के युग के लिए ठीक है। एग्जैक्टली, मैं वही कहने जा रहा था, आज की दुनिया के हिसाब से बिल्कुल बस जरूरी भी ज्यादा है कुछ खराब हद नहीं तक। होना चाहिए हाँ कि आदमी करेक्ट डिप्रेशन में पहुंच जाए, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी। चलिए गुरुजी एक चलिए। सवाल और था, हाँ बताइए। जो राहु 8वें घर के राहु के बारे में जो एक्सप्लेन कर रहे थे गुरुजी, तो उसमें 2 सवाल थे। एक तो भूत प्रेत वाला आपने बताया, तो वो उसको खुद को भी भूत प्रेत का डर होगा, उसका भी खुद ऐसा होगा कि उसको भी इन सब हाँ चीजों से डर लगता मंजीत जी, होगा या? 8वें का राहु जिनका भी होता है, ये लोग भूत जी। प्रेत से खुद सबसे ज्यादा डरते हैं। ओके पर ओके। पर अपनी सोच को कभी भी नहीं दिखाते, बाहर कभी भी नहीं अच्छा दिखाएंगे कि हम भूत प्रेत से डरते हैं। दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट। वो इवन भूत प्रेत को एक्सेप्ट ओके। भी नहीं करते हैं। अच्छा, पर जिनका इन पे भी राहु बाधा हो होगा, सकती है? हाँ नहीं हो सकती है, किताब कहती है बिल्कुल हो सकती अच्छा है। पर ऐसे में मंगल अच्छा। पीड़ित होना बहुत जरूरी है, मंगल बद होना बहुत जरूरी है। मंगल बद हो व्यक्ति ओके का और राहु 8वें में हो, उनको हो सकती है जी बाधा, बिल्कुल हो सकती जी। और गुरुजी आपने बताया कि मंगल चूंकि यहाँ पे कंट्रोल का काम करता है, तो 8वां घर मंगल का है। अगर मंगल नेक है तो यहाँ पे राहु की नेगेटिविटी को कुछ हद तक वो कंट्रोल करेगा, कर है। पाएगा डेफिनेटली नेगेटिव? डेफिनेटली करता है, डेफिनेटली करता है। अगर राहु ओके, तो मंगल अगर देखिए जो राहु को ठीक होने की कंडीशन चाहिए वो कंडीशन लग रही है, तो ये समझ जी लीजिए वो लोग फिर रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं। 8वें भाव के राहु को लेते, उनको भगवान कोई ना कोई ऐसा आइडिया देता है जिससे वो जी। विषम परिस्थितियों में फंसने पे निकल पड़ते हैं। अच्छा ओके। जैसे को छोटी सी स्टोरी बताई जाती है 8वें राहु के बारे में, कि एक बंदा था जिसको कहा गया कि पता नहीं वो क्या बोलता है ऐसा कि हाथी भी आ जाए तो मैं हाथी से टकरा जाऊं, राजा के सामने बोल देता है। तो राजा कहता है एक छोटी गली होती है, उसमें हाथी को गुजार दो, सामने से इसको भेज दो। ये अब क्या करेगा, कहीं भागने का रास्ता जी भी नहीं है। तो वो देखता है सामने से हाथी आ रहा है, तो उसने सोचा जब तक पीछे भागूंगा तो ये तो अब तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो कहते हैं एक कुत्ता था, उसी गली में कुत्ता भी था। उस आदमी ने फटाफट क्या काम करा, कुत्ते को हाथी के ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो हाथी तो कुत्ते से ही अपने लपटने में लग गया और वो इतनी देर में निकल के भाग गया। तो उसका कोई हथियार काम नहीं आया, उसका कुत्ता काम आ गया और उसने उठा के फेंक दिया। तो 8वें का राहु अगर ठीक होता है तो रिसर्च करवाता है, कोई ना कोई अचानक से ऐसा आइडिया दे देता है जो उसको विषम परिस्थिति से बाहर निकालने में कामयाब हो जाए। तो ये राहु 8वें राहु की अच्छी बात होती है। क्या? जी। अब 9वें का कौन बताएगा, 9वें में राहु हो। अरविंद जी आप बताइए थोड़ा सा आज 9वें में राहु के बारे में। 9वें में वैसे तो राहु नीच ही माना जाता है। जी बहुत बढ़िया। बृहस्पति के घर, मैं तो वैदिक से बता सकता हूँ अभी जी। वैदिक ही है ये भी, अगर समझो तो। हाँ, ये ना कहो ना कि लाल किताब है, तो वैदिक ही है, नहीं को हाँ। सूत्र वही है। बृहस्पति के घर में होने के कारण ये भाग्य के ऊपर मंदा प्रभाव डालता है, विलंब करता है। मतलब सफलताओं के भीतर पहुंच कर भी आदमी सफल नहीं हो पाता।
ये इसका सबसे बड़ा व्यवधानकारी रूप 9वें में देखा जाता है। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। देखिए, 9वां भाव भाग्य है, हमेशा याद रखने के लिए। और राहु को ऐसे समझा करो, अप डाउन अप डाउन अप। हाँ, रोलर कोस्टर है। तो 9वें भाव का राहु हमेशा भाग्य में उतार चढ़ाव पैदा करता है। 9वें का स्वामी गुरु है, और वहां पर जब राहु जाएगा तो गुरु पर चोट मारता है। और गुरु की चोट क्या है कि वो ट्रेडिशंस पे चोट मारता है। गुरु हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारी मान्यता है, हमारा वेद है, हमारा वेदांग है, हमारा सनातन धर्म है। राहु इससे इत्तेफाक नहीं रखता, राहु इसके खिलाफ काम करता है। तो राहु धर्म विरोधी हो जाता है। धर्म विरोध का मतलब ये है कि वह वो मान भी नहीं रहा। विरोध नहीं करने का मतलब ये नहीं कि वो नारे लगा रहा है, बेशक वो नारे ना लगाए, पर उसका बहुत ज्यादा बिलीव सिस्टम नहीं है कि इसके अंदर परंपरा विरोधी हो जाता। परंपरा विरुद्ध हो गया कि जैसे हमारे मान लीजिए ब्राह्मणों में एक परंपरा बनी आ रही है कि भाई आपने शराब नहीं पीना, आपने नॉन वेज नहीं खाना, खास करके नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक परंपरा है कि भाई हम ब्राह्मणों के बच्चे हैं, हम गलत चीज नहीं खा सकते। जैसे हम अक्सर छोटे बच्चे होते थे तो अपने माता पिता से बात पूछते होते थे कि हमारे स्कूल के बच्चे जो है अंडे खा लेते हैं, और वो सारे कहते हैं कि अंडे तो प्योर वेजिटेरियन है, तुम तो पागल हो तुम लोग। तुम तो, वो कहते थे पंडितों के बच्चे बावले हैं आधे ये जो अंडे नहीं खाते, अंडे तो किसने बेका दिया ऐसे है वैसे। तो हमारे घर वाले जब देखते थे कि ये ज्यादा डिबेट कर रहे तो एक ही बात कहते थे, उनका ये रामबाण होता था कि हम ब्राह्मण हैं और हमें शोभा नहीं देता, बेटा बहुत बदनामी होगी, हमने भूल के भी ये काम नहीं करना, हमने अंडे बिल्कुल नहीं खाने। अब जो बच्चा ऐसा हो जो ट्रेडिशन को फॉलो करेगा वो तो बिल्कुल बात मान जाएगा, वो कहेगा अच्छा भाई ठीक है, घर वालों ने कहा हम ब्राह्मण हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। पर जो बच्चा ऐसा ना हो तो वो तो नहीं मानेगा ना, वो तो करेगा। धर्म विरोधी इसी का नाम भी है, ट्रेडिशन विरोधी इसका भी नाम है, कि जो परिवार में परंपरा चली आ रही है व्यक्ति उस परंपरा से अलग हट करके काम कर लेता है। जैसे हमारे परिवारों में कहा जाता, अरे हमारे खानदान में भाई किसी ने लव मैरिज नहीं करी, भाई ऐसा काम मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। अब मुद्दा ये नहीं कि लव मैरिज गड़बड़ है या नहीं है, या अच्छी है बुरी, वो इस बात पे डिबेट ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे अच्छे बुरे के चक्कर में नहीं पड़ना, बस हम ब्राह्मण हैं इसलिए हमारे खानदान में किसी ने नहीं करा तो तुमने भी नहीं करना, मतलब वो ये समझा रहे हैं। मतलब वहां लॉजिक की बात नहीं हो रही है, वहां सीधा सीधा ट्रेडिशन की बात हो रही है। अब जिसका राहु 9वें में बैठेगा उसका भरोसा नहीं, वो कर भी सकता है। तो यानी कि जो परंपरा उनके परिवार में नहीं है, जैसे कोई ऐसी फैमिली हो जो सारी नॉनवेज खाती हो और राहु 9वें में हो तो हो सकता है वो वेजिटेरियन हो जाए, तो वो धर्म विरुद्ध हो गया। इसलिए ये मत बोल देना कि राहु 9वें में तो कि तुम नॉनवेज खाते होंगे, ये नहीं बोलना। सिर्फ ये बोलना है कि तुम अपने ट्रेडिशंस के विरुद्ध हो, या जो आपकी परिवार की परंपरा है आपने उनसे अलग हटके काम किया है। वो कहेगा हाँ जी ऐसा तो है, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मैं अपना धंधा करके बैठा हूँ। अगर गुरु और राहु का षडाष्टक योग हो जाए तो भी ये राहु गुरु के लिए बड़ा खतरनाक है। हाँ, क्योंकि षडाष्टक योग में लाल किताब में नियम मैंने बताया था, कोई भी ग्रह अपने से 8वें वाले को टक्कर मार। तो गुरु राहु के षडाष्टक में या तो राहु गुरु को बर्बाद करेगा या गुरु पर राहु गुरु को ज्यादा तकलीफ देता है। हाँ, गुरु को ज्यादा, तो उसमें गुरु नष्ट हो जाता है। तो वैसे भी राहु जब नवम में बैठता है तो ये गुरु को वैसे ही बहुत बड़ा डेंट लग जाता है, गुरु कमजोर पड़ जाता है और इससे भाग्य में बहुत उतार चढ़ाव पैदा होते हैं। राहु 10th में हो तो कौन बताएगा, लीना जी आपका नंबर। सर राहु अगर 10th हाउस में होगा तो 10th हाउस अगेन शनि का घर हो गया है, ठीक है, तो उसमें रोजगार में उतार चढ़ाव देगा। अगर शनि बेटर है तो स्टेबिलिटी देगा, बुध अच्छा है तो स्टेबिलिटी देगा, अदरवाइज वही उतार चढ़ाव देगा
रोजगार में या आपके जो भी आप जॉब वगैरह कर रहे हो उसमें? और देखिए, और कैसे देखेंगे राहु को? और कोई बताएगा? राहु 10वें में हो, स्ट्रैटेजी प्लानिंग अच्छी रहेगा। स्ट्रैटेजी प्लानिंग कोई काम आएगी कि नहीं आएगी, ये कैसे पता लगाएं? सूर्य मंगल शनि के घर में ये वैसे खराब करेगा। राहु 10वें में यदि खराब है, हाँ, किसी धंधे में टिकने नहीं देगा, पता नहीं नहीं देगा, दसियों काम करवा देगा। यस सर। अगर बुध अच्छा है, फिर वहीं आ जाओ, बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध और मंगल ये दो ग्रह अच्छे हैं, तो चांस है कि कुछ कुछ समय टिक के काम कर लेगा। कि किसी का धंधे में 3 साल रहा, किसी में 5 साल रहा, किसी में 7 साल रहा, पर ऐसा नहीं है कि सारी जिंदगी एक ही काम करेगा, ऐसा नहीं है। बदलाव तो उसका नियम है। यस सर, वो मल्टीटास्किंग भी हो सकता है। जब इतने काम करेगा तो मल्टीटास्किंग तो हो ही जाएगा। नहीं मतलब सब में सक्सेस होगा और वो बहुत सारे काम करेगा। अगर ज्योति जी, सक्सेस का नियम समझ लो, ज्यादा मल्टीटास्किंग बंदा होना नहीं चाहिए। मनोविज्ञान कहता है 3 से ज्यादा काम नहीं आने चाहिए बंदे को अच्छे ढंग से। वो कोई भी हो सकते हैं, और जिसके 3 से ज्यादा कला होंगी ना, फिर उसकी सक्सेस में थोड़ी कमी रह जाएगी, जितना वो अचीव कर सकता था। ओके सर। 3 तो कला सर अपने 10वें जीवन में ले आओ, उतना तो 10वें ठीक है। सर 10वें राहु का उपाय अगर किसी कुंडली में हो तो बहुत जरूरी होगा करना, क्योंकि काम तो सबसे जरूरी चीज है। दिक्कत तो है, वो उपाय भी करेगा नहीं ना। आपने 43 दिन के उपाय लिख दिए, इससे पहले तो गूगल में नई रिसर्च करके ले आएगा। उसको टिका भी अगले नहीं होगा कोई 45 दिन में तो वो ज्योतिषी बन जाएगा, अगर वो आपसे ज्यादा प्रभावित हो गए तो। और आपको आकर के 45 दिन कहेगा अपनी कुंडली दिखाओ, मैं रिसर्च करके आया हूं। ये लोग रियल में बहुत मेहनती होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और इनके दिमाग में जज जाए ना ये काम बहुत बढ़िया, और उसके पीछे भूत बन के लग जाएंगे। अगर उन्हें लग गया कि ज्योतिष जी ने बिल्कुल सही बताया है, और उन्हें लग गया कि यार ये ज्योतिष बहुत बढ़िया चीज है, तो 45 दिन में तो ज्योतिष सीख जाएंगे वो। और 45वें दिन तो ज्योतिष जी पूछेंगे आपने वो रेमेडी की, वो कहेंगे पहले तो अपनी कुंडली दिखाओ, तुमने कहाँ कहाँ गड़बड़ बताया था मुझे, मैं बताता हूँ। समस्या इनके साथ ये है, उपाय तो ये ढंग से हर चीज में एक्सपर्टीज रहती है उनकी। बस बस बस, बात उनसे जितनी मर्जी करवा लो, उनके कहानी किस्से सुने जाओ, वो अपना सारा काम धाम छोड़ करके आपको किस्से सुनाने में लगे कि वो कितने एक्सपर्ट है, उनको ट्रक भी चलाना आता है, ट्रैक्टर भी चलाना आता है, टैंक चलाने को मिला नहीं मौका, नहीं तो टैंक चला लेते, अदरवाइज स्कूटर बाइक सब, हवाई जहाज चलाने का मौका नहीं मिला। पर जिस चीज का मौका नहीं मिला वही चीज छूट जाती है उनसे, बाकी सब चीज की होती है उन्होंने। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूँ जो मुझसे तो उम्र में बहुत बड़े थे, जब मैं गुड़गांव में शिफ्ट हुआ उसी समय वो आए गुड़गांव। मेरे से उम्र में बड़े थे तो कुछ समय तक मेरे साथ भी रहते। उनका राहु 10वें में है। 16 धंधे तो मैं जानता हूं जो उन्होंने चेंज करे हैं। अब सुना है 2-3 धंधे अभी तक और बदल चुके हैं, तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 18-19वां धंधा चल रहा है ये उनका। अब सोचिए, मेरे से ज्यादा बड़े भी नहीं है वो, 7-8 साल ही बड़े हैं बस। अब सोच लो कितने धंधे। अब ऐसा महान व्यक्ति अगर जो होगा तो कितना एक्सपर्ट होगा। अब नो डाउट वो एक्सपर्ट तो ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उन्होंने दुनिया भर की पढ़ाई की हुई है और मुझसे बहुत इंटेलिजेंट है, पर वो इंटेलिजेंस ही ना उनके काम आ रही ना उनके परिवार के काम आ रही है, क्योंकि हर साल वो एक धंधा बदल लेते हैं ऑन एन एवरेज। राहु 10 में बैठा हुआ माता से भी दूर रखता है जी, माता के घर को देखता हुआ माता से भी दूर कर देता है। हाँ जी हाँ, क्योंकि लाल किताब कहती है कि केतु चौथे में माँ को कष्ट, माँ से दूरी, माँ एक लाइबिलिटी, माँ को शारीरिक बीमारियां, माँ को घुटनों की तकलीफें, एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये सब चीजें करता है, क्योंकि
मात्र ऋण माना जाता है चौथे भाव में। तो सर ये मात्र ऋण का ये उपाय करने से क्या इसमें सही रहेगा? हाँ, ये कमी आ रिजल्ट जाती है। हाँ ज्योति जी, ये कमी आ जाती है कि चांदी के 4 चकोर टुकड़े लेके बहते जल में प्रवाहित करना साल में एक बार, ये इसमें ऋण में कमी आ जाती सर हर साल? है हर साल। और सर टुकड़े कैसे हो सर? चकोर चकोर। टुकड़े, नहीं मतलब उनका ग्राम, कुछ स्पेसिफिक ग्राम? बराबर वजन के। क्योंकि सर मेरे जान पहचान में एक कुंडली है जिसमें केतु चौथे भाव में है, राहु दशम में है। जब से वो पैदा हुआ उनके माता के पैर में प्रॉब्लम ही है बस। हाँ, मैंने बताया ना, घुटने से नीचे पार्ट में उनको तकलीफें होती है, और मैक्सिमम जिनके भी मात्र ऋण होता है, जिनके पास जेब में पैसा है, उनको घुटने चेंज करने पड़ते हैं माँ के। और सर ये दशम में राहु है, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है जिस पढ़ाई कर रहा है और वो उसी से कुछ बिजनेस करेगा या पैसा कमाएगा, लेकिन वो कुछ साल बाद फिर चेंज कर लेगा, चेंज कर लेता है, कुछ भी जिससे पढ़ा दो, उसमें कुछ भी पढ़ा दो उसको, उसका फ्यूचर उसमें नहीं होगा ज्यादा दिन तक। वो खुद ही चेंज कर लेगा, ओके सर। खुद ही चेंज कर लेगा। और सर एक और क्वेश्चन था, जैसे कि आपने भी चंद्रमा और बुध का बताया कि अगर हाँ। बुध स्ट्रांग होगा तो चंद्रमा वीक, तो क्या किसी कुंडली में ये दोनों चीजें भी वीक हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है। हाँ, हो तो सकती उसमें है। सर फिर उसका क्या काम कर रहा है? बुद्धि भी नहीं है, मन भी नहीं है, तो उसको क्या समझेंगे फिर? और भी तो ग्रह खराब होंगे, कोई वो केवल वो ही थोड़ी खराब होंगे, वो 2 को नहीं कईयों को ले डूबेगा। वही मतलब फिर फिर उनको वो पूरा छोटा लाइफ मोटा, कंफ्यूजन, कोई चीज हाँ डिसाइड ही नहीं करना। भाई, आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आप जितना मर्जी प्रवचन दे लो, आप फिर उसका जीना ही गारंटी वेस्ट है है। वो 3 साल में भी सुधर जाए, तो आप कोई चेंज नहीं पैदा कर सकते उनके अंदर। तो सर उसमें क्या उपाय करेंगे? फिर ग्रह को पकड़ेंगे, चंद्रमा बुध, क्या करेंगे फिर सर ऐसे में? भाई वो तो पूरा कोर्स देखने के बाद ही समझ में आएगा कि क्या कर सकते हैं, फिर वो प्लानिंग स्ट्रेटेजी तो एक अलग हिस्सा है। हाँ। चलिए, राहु 11वें में, कौन बताएगा? लीना जी ने हाथ खड़ा कर रखा है, लीना जी बताओ। वो कह रहे हैं मैंने तो पूछने के लिए किया था। सर 11th का क्वेश्चन के लिए किया था, बट ये अच्छा रिजल्ट देगा। 11th का राहु अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत बढ़िया। मतलब लेकिन सर एक चीज मुझे थोड़ा सा ये है, जैसे 11th में राहु है और सेटर्न का वो घर माना जाता है, और मालिकाना हक उसके ऊपर गुरु का माना जाता है। बिल्कुल। तो गुरु के का तो ये सेटर्न के कारण अच्छे रिजल्ट देता है 11th में, या क्यों अच्छे रिजल्ट देता है? सैटर्न के कारण रिजल्ट अच्छे देगा 11वें का राहु। ये गुरु का भी है, गुरु भी इसका भाव का जो है कारक है, पर ये गुरु के हालात को खराब कर देता है। 11वें का राहु जो होता है पैसा कमाने में चतुर होता है, पैसा कमाने की सोच समझ बड़ी अच्छी दे देता है। और वही वाली बात है, जो लोग थोड़ा सा ट्रेडिशन से हट करके लॉजिक के साथ जीवन में चलते हैं, वो कामयाब बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वही मैं कहूंगा कि बुध को मत भूलना जब भी राहु को हम चेक करेंगे। सर ये 2 नंबर का पैसा भी देता है क्या राहु? मतलब 2 नंबर का ज्यादा पैसा देता है? राहु 2 नंबर का पैसा दे सकता है, क्योंकि 11वां भाव का राहु ट्रेडिशन की तो बिल्कुल परवाह नहीं करता। तो गुरुजी यहाँ पे यदि राहु और शनि दोनों एक साथ हो तो अच्छी बात है, वेरी गुड। यहाँ तो सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो फिर वो ब्लैक मनी नहीं, वो मैम की जो बात कर रही थी मैम, जैसे काले धन की, तो गुरुजी यदि यहाँ पे दोनों हो राहु और शनि, तो फिर हम बोल सकते हैं कि वहां पे काला धन, या ये जो भी बात करी मैम। बस ये बात बोलनी नहीं है। अच्छा। ये सर बात मेरी एक क्लाइंट है, जिसको भी आप कह दोगे कि आपके पास काला धन है, शत्रु हो गया। तो वो कहेगा तुम्हें तो पहली बात ज्योतिष नहीं आता, दोबारा सीख के आओ, है ना।
आप कभी कह सकते हो पब्लिक फोरम में कि नेताओं के पास काला धन है, जबकि सभी मानते हैं? तो गुरुजी यहाँ पे वैसे तो हम सैटर्न और राहु को एक साथ अच्छा नहीं मानते हैं, पर हम 11वें भाव में इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि ये शनि की भूमि है। शनि यहाँ पर अच्छा होता है और राहु भी यहाँ पर अच्छा ही होता है, दोनों ही कुल मिलाकर के अच्छे हो जाते हैं। सर ये है मेरी क्लाइंट, उसका 11th में बैठा है, वो स्कैमर है और वो स्कैमर क्या पर होता मंथ है? 5-6 सर ये हैकर होते हैं ना, जो हैक करके और आउट ऑफ इंडिया की साइट्स और वहां से वो 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ कमा रही है। और मैंने उससे बोला कि आपका ना कुछ गड़बड़ वाला इनकम है, एंड शी मतलब उसने मुझे रिप्लाई किया कि हाँ मैम बताती नहीं हूँ बट यस आई एम अ स्कैमर। ओ बाप रे, स्कैम करने वाला। एस्ट्रो पाठशाला के बारे में बिल्कुल मत बताना, ये तो वैसी कमजोर आदमियों की वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे गुरु का भी प्रभाव रहता है, हमारी क्योंकि वेबसाइट गुरु की हमारी वेबसाइट उड़ा ली तो हमें तो पता भी नहीं चलेगा। हमारी वेबसाइट को हम ही नहीं देखते। गुरु जी यहाँ पे गुरु का क्या प्रभाव रहेगा? गुरु की, क्योंकि गुरु कमजोर हो जाता है शिवांगी जी। अच्छा गुरु, पर गुरुजी राहु का जो फ्लक्चुएटिंग नेचर है वो यहाँ पे नहीं, वो रहेगा ही रहेगा मंजीत जी, वो हर भाव में रहेगा। रहेगा, वो हर भाव में रहेगा। जैसे कि तीसरे भाव में राहु पराक्रमी बनाता है, जी। तो मेरा खुद का राहु तीसरे भाव में है, इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो उसमें भी फ्लक्चुएशन है। कभी पराक्रम दिखाऊंगा तो ऐसा दिखाऊंगा कि दिखाने के बाद ये सोचता हूँ कि क्यों दिखाया, ये तेरे को क्या जरूरत थी, प्रचंड हो गए। अगर ये चीज उल्टी पड़ जाती तो क्या होता। यस, मतलब इतने बड़े आदमी से पंगा ले लूंगा कि जो सोच मतलब अपनी सोच से बाहर, और जब मैं बिल्कुल नहीं पंगा लेने के मूड में रहता हूं तो कोई कुछ कह के निकल जाए, मेरे को मन करता कुछ नहीं कहना बस। तो इतना फ्लक्चुएशन है पराक्रम में, मतलब मेरी वाइफ खुद कह देगी कि कमाल है, ये तो आपके सामने कुछ भी नहीं है बंदा जो है, फिर भी आप जो तो मैं कहता हूँ मेरा मूड ही नहीं है। और एक्चुअली में क्या है, वो अब समझता हूँ ना कि राहु 11वें में बैठा तो उसमें भी फ्लक्चुएशन है। कभी एकदम फर्म डिसीजन ले लिया कि ये काम तो करके मानना, तो वो कितना बड़ा काम हो, काम को करने के बाद सोच समझ में आता है कि मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। और नहीं तो छोटे छोटे काम को भी हम परवाह नहीं करते। तो राहु का फ्लक्चुएशन वाला स्वभाव तो हर भाव में है। गुरुजी तीसरे भाव से Right, जैसे हम अपने गुरुजी। छोटे भाई बहनों को भी देखते हैं, तो वहां पे क्या प्रभाव है आपके तीसरे मेरे भाव दोनों के? भाई मेरे से अलग रहते हैं। मैं जैसे आप सभी जानते हैं मैं नारनौल से बिलोंग करता हूँ। मेरे 2 सगे भाई हैं, दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। मैं गुड़गांव हूँ तो गुड़गांव बेचारे नहीं आते, वो दोनों की जॉब नारनौल के अंदर है। तो भाइयों से प्यार बहुत अच्छा है, कि मंगल भी मेरा अच्छा है, परंतु साथ तो नहीं रहते हम लोग। वो छोटे हैं साल में गुरुजी आपसे? हाँ, मेरे से 2 भाई छोटे हैं। मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरी बहन कोई नहीं है। 11वें में सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, हाँ जी, तो ये सूर्य को भी खराब करता है, ये सूर्य 11वें को भी खराब कर देता है। पर अरविंद जी सरकारी नौकरी दे सकता है। अच्छा जी, गवर्नमेंट जॉब दे सकता है 11वें में सूर्य राहु को। और यहाँ सूर्य तो अपने आप सूर्य को खराब यहाँ पे करने का मतलब क्या होता है? नंबर 1 एडिक्शन हो सकता है उस व्यक्ति को। नंबर 2 जो है सिर में दर्द की समस्या रह सकती है। नंबर 3 पीठ पीछे से लोग बुराई कर सकते हैं, ये समस्या रह सकती है। थैंक यू सर। तो गुरुजी ये लाल किताब में भी हम तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों को देखते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने शुरू में भी बताया था, टेक्निक का फर्क है। कारक वो के वो कारक है, जो आपने वैदिक में सीखे वो के वो कारक लाल किताब में। लाल किताब थोड़ा सा उसमें वास्तु इन्वॉल्व ज्यादा कर देती है, पेड़ पौधों को भी शामिल कर देती है, जानवरों को भी शामिल कर देती है, थोड़ी सी चीज एड ऑन कर देती है। लाल किताब कारकों के हिसाब से ज्यादा चलती है, इसमें कारकों का महत्व तो सबसे ज्यादा है। यहाँ लाल किताब सीखने से कारकों की पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है आपकी। वैदिक में कारकों को अलग से समझना पड़ता है और बहुत टाइम लगता है कारक। लाल किताब में हर चीज ही कारक के हिसाब से बात होती है।
जैसे बुध खराब, हम कहेंगे बेटी का कारक बुध है, तो आपकी बेटी का हिसाब किताब खराब चल रहा होगा। बंदा कहेगा हाँ जी मेरे या तो बेटी नहीं है, और बेटी है तो कहेगा हाँ जी मेरी बेटी की मैरिज लाइफ गड़बड़ चल रही है, या मेरी बेटी को बीमार चल रही है। तो एकदम से वो चीज शॉर्टकट में पकड़ में आती है। केतु अच्छा तो लड़का अच्छा। केतु अच्छा तो लड़का भी अच्छा, लड़के का भविष्य भी अच्छा। हाँ केतु अच्छा था। केतु अच्छा तो इस तरीके से हम पकड़ सकते हैं कारकों को। इस तरीके वैदिक में भी ऐसे ही पकड़ता है। मैच्योर ज्योतिषी, एक्सपीरियंस प्राप्त ज्योतिषी वैदिक में भी ऐसे ही पकड़ता है। हम कहते हैं ना ये एस्ट्रोलॉजर का एक्सपीरियंस बहुत हो गया, वो भी वैदिक में जिस दिन उसको कारक समझ में आ जाते हैं ना वैदिक में, उसी दिन वो सब सब्जेक्ट पकड़ने लग जाता है। उससे पहले उसको कोई पकड़ नहीं आती। हमारे पास लोग आते हैं कंसल्टेशन करने के लिए, कहते हैं जी हमें ज्योतिष आता है, पर जब हम बात कर रहे होते हैं उनको कारकों का ही नहीं पता होता, बाकी चीजें पता होती है। क्या कहते हैं अरविंद जी? मैं कहता था लाल किताब और वास्तु के ऊपर भी अपना एक लेक्चर रखें सर। किस पे? वास्तु पर और वास्तु और लाल किताब। हाँ मैं वो कर, हाँ इस पर कभी। ये हमारा 45 दिन वाला कोर्स चल रहा है ना, इसमें मैं करूंगा तो आप लोगों को शामिल कर। हाँ वास्तु के ऊपर रखें सर। जैसे आज आपने वास्तु में भी बड़ी भारी समस्याएं, यानी कि ना वास्तु में वो चीजें आ रही हैं गुरुदेव, मुझे जो पर्सनली लगा, जिनकी विशेष कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु हम उनको केवल एक लाभ के दृष्टिकोण से ऐड ऑन करते जा रहे हैं। यानी कि हमें वास्तु पुरुष का ज्ञान नहीं है, पर वास्तु पुरुष के जो भिन्न भिन्न अंग हैं उन स्थानों पर उन चीजों को रखवा रहे हैं जिनकी वहां आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए वास्तु के ऊपर एक बेहद क्रिटिकल एनालिटिकल अप्रोच का आज बड़ी आवश्यकता है। यानी कि इतनी भीड़, मतलब इतनी भीड़ आ गई, इसकी सफाई चाहिए सर। जैसे ज्योतिष में सरलता है, इसमें सरलता भी आनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। एक तो वास्तु के ऊपर क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। 20% केस ही वास्तु के ऐसे होते हैं जो आपके भाग्य के ऊपर और आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। 70 to 80% केस में वास्तु आपका कुछ नहीं बिगाड़ता है। नहीं बिगाड़ता सर, नहीं बिगाड़ता सर, क्योंकि घर तो ग्रह दे रहा है, घर तो ग्रह दे रहा है। परंतु अगर हम सारे वास्तु के बारे में सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि यार ये भी खराब वो भी खराब। पंजाब से मेरे को किसी ने कंसल्टेशन लिया, वो एक सज्जन है महावास्तु से, उनसे वो सीख करके आए। उसने अपना सारा घर तोड़ फोड़ दिया, और घर जब बनवा रहा है तो अब उसका बन नहीं रहा है, और इस बीच में उसका धंधा चौपट हो गया है, और उसके मानसिक बीमारी हो गई है। और मानसिक बीमारी क्या हो गई है कि जैसे मैंने मोबाइल यहाँ रख दिया तो वो कहता है जी मैं ये सोचने लग जाऊंगा ये मोबाइल मैंने सही दिशा में रखा है कि नहीं रखा है। एक्चुअल में दवाइयों पे चला गया। ये मैं कुंडली उसकी नोट नहीं करी, नहीं मैं आपको दिखाता उस व्यक्ति की कुंडली। आप ये देखिए कि इतने बुरे हालात हो गए हैं। तो हमें वहमी नहीं बनना है, और वहम पैदा होने से मानसिक रोग बढ़ते हैं। यस सर। अब वो हर चीज के बारे में दिमाग लगाता है, और 3 बार वो अपना पेंट चेंज करवा चुका। जैसे उन्हें कोई पुस्तक पढ़ी, फिर उसने कोई यूट्यूब का वीडियो सुन लिया, अब उसमें कहा जी इस दिशा में तो ये ग्रीन पेंट नहीं ऐसा पेंट होना चाहिए, उन्हें पेंट चेंज करा दिया। तो वो बड़ा उसके साथ, तो मैंने उसका 1 घंटे सेशन लिया है। अब उसका वो कहता है जी मेरे को पहली बार कोई बंदा मिला है जिसने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें की है, मेरे ऊपर चोट की है बड़ी भारी। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल। हजम करना तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, पर लॉजिकल दिमाग कह रहा है बात आप ठीक कह रहे हो। इसमें तो ना करेंगे। फेंग शुई वालों ने आकर के समस्या खड़ी की है सर। फेंग शुई तो एप्लीकेबल ही नहीं है। नहीं, हाँ यस, वे जरूरी नहीं है, और वे जानबूझ करके इसमें लगा रहे हैं।
वो तो कुछ समझदार लोग हमारे देश में आए और वो चाइना घूम के आए और वहां से जो उनका माल नहीं चल रहा था अब यहाँ बेचने लग गए बस। चाइना वालों ने समझा दिया, अपनी जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में अपनी बिल्लियां, कुत्ते, खरगोश, कछुए सब छोड़ दिए हिंदुस्तान में, और वो सब इंडियन आदमी लगा के बैठा हुआ है बस। अनफॉर्चुनेटली गुरुजी, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ये टेंडेंसी भी ज्यादा है कि बाहर की चीज पहले ही बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो सही लगती है। मंजीत जी, आने वाले समय में अब भारतीय मानसिकता बदलने जा रही है। हाँ, बदलने जा रही है सर। अब भारतीय अपनी कल्चर पर बिलीव करना शुरू करेंगे। ये पिछले जो सरकारें बदली हैं, इस सरकार के आने से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मैं देख रहा हूँ, लोगों की मानसिकता में आया है। उन्हें अपनी कल्चर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट उनका आ रहा है। अब आप देखिए, वेदांग पे बोलने वाले अचानक से बहुत सारे आ गए, जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं। वो गलत नहीं है, वो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं जिन्होंने हमारे ग्रंथों पर बोलना आरंभ किया, और बहुत अच्छा बोल रहे हैं वो लोग, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो लोग। हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी उन्होंने उस सब्जेक्ट को सरल बना करके आम पब्लिक को देने का काम कर रहे हैं। इससे लोगों में एक मानसिकता बदली है कि भाई हमारी कल्चर इतनी महान थी, हमारा भी अपना ग्राउंड है, दिमाग था ना जो पहले है। अमेरिका ने कुछ कह दिया तो वही मान लिया। अब लोगों में वो मोड़ चला गया, अमेरिका कहता रहे कुछ भी। अब पहले एक ओशो था जिसने ये बात कही थी कि अमेरिका पागलों का देश है। यस सर। एक ओशो था, उस समय सब लोग हैरान हो गए थे, और भारत की सरकार भी उसके पीछे पड़ गई थी कि ये साला पिटवाएगा लोगों से, जगह जगह जाके बकवास कर रहा है, लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, तो उससे पिंड छुड़वा लिया गया उनसे। परंतु वो बात आज हमें समझ में आती है कि उसने कितनी सत्य बात कही थी। एक ओशो ने बात कही थी जो है, बीत गया स्वर्ण युग, रह गई धूली शेष। ये कभी आप सुनना या पढ़ना, बहुत गजब बात। उसने हमारी संस्कृति की बात ये की थी कि हमारी इतनी महान संस्कृति थी, आज सब कुछ इधर उधर हो गया और हमारे हाथ में केवल धूल रह गई है। तो अब जो बाहर के लोग कहेंगे, अब लोगों में यकीन नहीं। अभी आप देखना, हिंदुस्तान में अभी एक टीम खड़ी होगी, ये जो पिरामिड का जो ड्रामा चल रहा था ना हमारे देश में, यहाँ पिरामिड लगा लो, वो पिरामिड ही खत्म हो गई। हाँ, खत्म होने चाहिए, खत्म होने भी चाहिए। टोटल फेक था, टोटल बकवास था। तो ये बड़ा गड़बड़, और मेरे तो लॉजिकल माइंड में कभी से नहीं बैठा हूं, तो मैंने उसे कभी अपनी लाइफ में प्रमोट नहीं किया। इसलिए आपने मेरे किसी भी लेक्चर में, मैंने वास्तु के ऊपर बहुत लेक्चर दिए हैं, मेरे यूट्यूब पर भी पढ़े होंगे, कुछ मेरे क्लासेस में पढ़े होंगे, मैंने वास्तु पे बहुत बोला है, परंतु मैंने कभी भी पिरामिड्स पे नहीं बोला। इंडियन सिस्टम ऑफ थॉट में ये और बहुत अच्छी चीजें हैं वास्तु के संदर्भ में, बहुत अच्छी। उन्हें सामने आने लाना चाहिए, ना कि ये बाहर वाले व्यर्थ के। यस, वास्तु का पहला वेद ही स्थापत्य वेद था। हाँ, जो हमारे देश में लिखा गया। विश्वकर्मा जी पहले हमारे जो है वास्तुकार थे, इन्होंने वास्तु के सूत्र लिखे थे कि मंदिर का वास्तु कैसा होना चाहिए, महल का कैसे होना चाहिए, राजा का घर कैसा होना चाहिए, सेनापति का कैसा होना चाहिए, उन्होंने उसके नियम लिखे थे। ग्रामीण के गांव में रहने वाले का कैसा होना चाहिए, वो सारा लिखा हुआ है। आकृतियों का क्या प्रभाव रहेगा, चकोर आकृति, वर्गाकार आकृति, इनका क्या प्रभाव रहेगा, ये सारे लिखे गए हैं। वास्तु हिंदुस्तान की देन है, हमारे देश की देन है, ये चाइना की देन नहीं है। ना चाइना की, इसीलिए मैं कह रहा था इसके ऊपर अपन एक लेक्चर रखे, सर हमारे रेमेडीज में तो हम नेचुरल चीजें भी ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जरूरत का मतलब ही है नेचुरल चीजें। जी सर। वास्तु है, आप आज भी पुराने किले देखो जो कि भारतीय वास्तुकारों के द्वारा बनाए गए, आज भी आप जाकर के देखो, वहां पर हवा पानी का ही चक्कर है। हवा पानी रोशनी उनका परफेक्ट इंतजाम किया गया। और गुरुजी हाइट भी, एक हाइट का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉजिक होता था। हाइट राजाओं के लिए मंजीत जी, मंदिरों में भी हाइट उस तरीके से नॉर्मली देखी जाती है, देवताओं के आधार पर। अच्छा, ग्रामीण जो देवता होंगे
उनके पास हाइट नहीं होती। छोटे मंदिर है, छोटे मंदिर है, गुंबद है, गुंबद है। जो ग्रामीण देवता होते हैं, छोटे देवता होते हैं, आपने देखा होगा खेतों में एक छोटी सी मंडी बना देते हैं और एक छोटा सा वो बना देते हैं। यस, वो स्थानीय देवता है, उनके लोकल देवता है। परंतु जो सिद्ध पीठ स्थल होंगे वो हमेशा ऊंचे बनेंगे, विशालकाय बनेंगे, बड़े बनेंगे। तो ये हमारे स्थापत्य वेद में लिखा हुआ है किस आदमी को किस तरह के घर में रहना चाहिए। इसलिए अमीर आदमी अगर छोटे घर में रहेगा तो भी खराब, और छोटा आदमी बड़े घर में रहेगा तो भी उसके लिए खराब। आप कोई मेरे को फ्री में कह दे कि ये महल ले लो, बस मेंटेनेंस का खर्चा दे दो, तो मैं तो सारा कमाऊंगा, मेंटेनेंस वाला ले जाएगा, मेरे बच्चों को क्या मिलेगा। सोचिए, वो घर बड़ा तो हो जाएगा, तो हमारे लिए तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। पंचतंत्र की कहानियों में कहानी है जिसमें एक गरीब ब्राह्मण को एक लाला जी जो सेठ होते हैं वो एक महल दान कर देते हैं। होता क्या है कि पत्नी उसकी कहती है कि हमारे पास झोपड़ी है, उसको बड़ा ताना मारती है। तो वो बेचारा जजमान के जब जाता है तो उसने सोचता है यार जो है सेठ जी से कुछ कहूं, मदद मिल जाए, कोई थोड़ी बड़ी झोपड़ी बना लूंगा। सोच उसकी यहीं तक थी। तो सेठ जी कहते हैं पंडित जी बताओ क्या दे दें दक्षिणा में। तो उसके मुंह से निकल जाता है घर। फिर वो कहता है जी ऐसा है, घर के लिए मुझे मदद चाहिए। बोला घर के लिए क्या मदद चाहिए? बोला जी मुझे घर चाहिए। अब सेठ जी को सुनता है, समझ में आती है कि घर मांग रहा है। कहता है पंडित जी फिर मैं दूंगा तो अच्छा ही दूंगा, तो जाओ फलाना मेरा जो है फलाने घर में चले जाओ। वो घर जाके देखता तो इतना बड़ा होता है, और उस बड़े घर में वो सारा परिवार ये दिखाते कि इतना दुखी होते, इतना दुखी होते हैं। ये वो कहते हैं भाई अब लाला जी ने दिया है और वापस करेंगे तो लाला जी नाराज हो जाएंगे, तो इससे बेटर है अपनी पोटली बांधो और भाग जाओ यहाँ से। वो रातों रात गायब हो जाते हैं, और जब अपनी झोपड़ी में जाते हैं तो कहते हैं कि इससे बढ़िया नींद कहीं नहीं आ रही। हमें महल में एक दिन ढंग से नहीं सो पाए। तो ये है वास्तु का कमाल। वास्तु इंसान की हैसियत, उसके ग्रह और उसके काम के हिसाब से डिसाइड करता है। तो वास्तु का कोई जनरलाइज फार्मूला नहीं होता है। जब तक इस पॉइंट को हम लोग नहीं समझेंगे तो बात नहीं आगे बढ़ती है। अगर जिस दिन इस बात पे काम होने लग गया ना कि सामने वाले के प्लेनेट, सामने वाले की हैसियत और सामने वाले का काम, ये तीन चीज को मिक्स करके जब जो घर बनाया जाएगा ना, वो घर सबसे मन रूल उसमें काम नहीं कर रहा। चलिए 11वें का हो गया राहु, 12वें में चलते हैं। 12वें का राहु फिर खत्म कर देते हैं ना, राहु को कल फिर वो कराएंगे केतु। बताइए कौन बताएगा 12वें का राहु? विदेश यात्रा। विदेश यात्रा, बहुत बढ़िया। 12वें भाव में जितने भी पाप ग्रह हैं, मतलब सर यहाँ राहु राहु का घर है, इसलिए विदेश जल्दी भेज देता है, सीमाओं को जल्दी क्रॉस करवा देता है। 12वें भाव का राहु जो होता है, इसको उसी आधार पे देखिएगा, मंगल के आधार पर, बुध के आधार पर देखिएगा, क्योंकि 12वें का राहु जेल भी पहुंचा देता है और विदेश में भी पहुंचा देता है। हॉस्पिटलाइजेशन भी लंबे समय तक करवा सकता है, व्यक्ति को कोमा में भी ले जा सकता है। तो इसीलिए बुध और मंगल के आधार पर डिसाइड करेंगे। ये अपना घर छुड़वा देता है इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर सर शनि साथ में हो यहाँ पे तो अब ये आप बताएंगे। देखो शनि साथ में तो सर शनि और राहु को फिर वही हम मंगल और बुध से ही देखेंगे। यहाँ पे भी शनि और राहु को देखने का तरीका कभी नहीं बदले। मतलब राहु और शनि तो साथ में अच्छे होते हैं सर, लेकिन इसके लिए हम फिर वही मंगल को देखेंगे और बुध को देखेंगे। ये कहना ठीक नहीं है कि राहु शनि अच्छे होते हैं।
क्योंकि राहु शनि अगर एक साथ बैठेंगे तो शनि चंडाल दोष बना देते हैं। अच्छा नहीं सर, इसको इस जैसे अभी तरीके 11वें से में याद नहीं अच्छा था करना। हाँ, तो 11वां अलग चीज है, 12वां अलग चीज है। जी सर जी। 12वें में राहु और गुरु दोनों का स्वामित्व है। जी तो ऐसे देखा जाएगा, ये राहु जो 12वें में बैठेगा गुरु के लिए अच्छा नहीं होता है। तब तो गुरु की कारक चीजों में प्रभाव आएगा फिर। हाँ बिल्कुल, कमजोरी होंगी। सर 12वें में राहु तो और सर अच्छा होगा सर, यहाँ पर अगर गुरु की कारक चीजों में बताइए, और अगर राहु अच्छा होगा सर तो फिर तो मतलब जैसे विदेश यात्रा और बिजनेस वगैरह सब में उसको फायदा भी होगा। बिजनेस मत बोलिए, विदेश यात्रा बोलिए। बिजनेस तो बुध डिसाइड करेगा ना। और सर स्ट्रगल भी देगा वो 12वें का राहु। वो हमेशा ही स्ट्रगल देता है। राहु तीसरे में बैठे तो भी स्ट्रगल देता है, छठे में बैठे तो भी स्ट्रगल देता है। राहु है ही इसलिए ताकि आपको स्ट्रगल में डाल सके। सर 12वें में राहु अपने घर से दूर रहने में भलाई है? भलाई है, बिल्कुल भलाई है। जरूरी नहीं है, मतलब नहीं, दूर ही रहना बिल्कुल चाहिए फिर, दूर रहना चाहिए, अपनी जन्मभूमि छोड़ देनी चाहिए। ताकि वो हॉस्पिटल के वजह से दूर, इससे अच्छा घर से पहले से ही दूर हो जाए। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, जरूरी है ये तो। अगर आपके ग्रह अलाउ करते हैं आपको कि आप घर छोड़ दो, तो मेरा मानना है घर छोड़ देना, नहीं तो तरक्की के रास्ते रुक जाते हैं। ग्रह अलाउ मतलब सर राहु ही 12वें का राहु ही, कि और भी ग्रह देखने पड़ेंगे सर इसके और लिए? भी चीजें हैं, कोई अकेला थोड़ी छुड़वाता है। अकेला राहु थोड़ी है, अच्छा। बहुत से ग्रह, बहुत सी चीजें जिम्मेवार है। ठीक है। गुरुजी, शनि और राहु इकट्ठे बैठे होते हैं तो ये चंडाल दोष होता है, उसका शनि क्या चंडाल, इम्पैक्ट? हाँ जी, उसका क्या इम्पैक्ट ज्यादा आता है किसी भी भाव में होगा? क्या इफेक्ट आता है? मतलब क्या इम्पैक्ट ज्यादा आता है जीवन में व्यक्ति के? हाँ, क्या इम्पैक्ट आता है? इम्पैक्ट ये आता है नितिन जी, कई बार वो एक जगह आके अटक जाते हैं। जैसे कि एक आदमी सक्सेस गेन कर रहा है और यहाँ तक पहुंचा तो वो अटक जाएगा, फिर वो उससे ऊपर जाने में उसको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक थ्रेशोल्ड जो उसको पावर चाहिए ना, वो उसको मिल नहीं पाती। मतलब एक प्रकार का वो एक रुकावट ऐसे अड़ के खड़ा हो जाता है जी। एक, उसको लगता है मैं एक लिमिट को क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि शनि जो है उस लिमिट को क्रॉस नहीं करने दे रहा। जी। अगर राहु अकेला है तो वो तो लिमिटलेस बनाता है, मतलब वो तो कोई लिमिट छोड़ता ही नहीं, मतलब वो तो कोई बाउंड्री को मानता ही नहीं, वो तो हर बाउंड्री को क्रॉस करता हुआ चला जाता है। पर जब शनि साथ में आ जाएगा तो उसको रोक करके रखेगा। जैसे शनि राहु इकट्ठे होंगे तो विदेश जाने में उसको दिक्कतें आएंगी। विदेश अगर वो गलती से पहुंच भी गया तो वहां पर वो उसको राइज नहीं करने देगा। तो कई तरह के संकट खड़े करता है। इसलिए मैंने कहा कि शनि राहु को अच्छा मत भूलिए। स्पिरिचुअल भी बनाता है यहाँ पर। है जी, क्या बनाता है? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक बनाता है। वो देखा जाएगा, गुरु पे डिसाइड करेगा। शनि राहु अगर एक साथ कैसे हैं कैसे नहीं, ये गुरु डिसाइड करेगा। अगर गुरु ऐसे में अच्छा होगा तो फिर वो आदमी को तपस्या करनी सिखाएगा, या साधु बना देगा, उसे सन्यासी बना देगा। हाँ, तप करना, वही साधु सन्यासी एक ही बात है। हाँ सुनील जी। हाँ गुरुजी, मेरे पहचान में एक कुंडली है जहाँ पे राहु दशम कर्म स्थान में है, साथ में बुध शुक्र और शनि भी है। अच्छा। मकर राशि में, और उनकी 6 फैक्ट्रियां हैं। बहुत तो बढ़िया, बहुत प्रोग्रेस, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। जी 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 जी। तो राहु आपने क्या फाइंड किया जब हम राहु दशम पे चर्चा कर रहे थे? नहीं, तो बुध साथ में होगा तो जैसे बुध मंगल आपने बोला कि साथ में अच्छा होगा तो तरक्की हो सकती है, तो उनका बुध दशम स्थान में ही है और मंगल नवम भाग्यम स्थान में है। बुध मंगल दशम भाव में है तो वो उच्च का हो गया, शनि दशम में है तो वो स्वग्रही हो गया। जी, स्वग्रही जैसा ग्रह साथ में बैठा हुआ है जी। तो उसने राहु को ताकत दी। राहु क्या करता है, जो भी ग्रह साथ बैठता है उसकी पावर को ले लेता है, अडॉप्ट कर लेता है।
तो उसके बाद मंगल की ताकत भी आ गई, उसके बाद बुध की ताकत भी आ गई, इस तरीके से उसमें शक्ति काफी आ गई है राहु के अलावा। तो जो शनि है वो उसको सीमाओं को तोड़ने नहीं देता, जो एक बाउंड्री बना रखी है उस बाउंड्री को ऐसे लगा के रखता है वो। राहु क्या करता है, राहु बार बार बाउंड्री से दूसरी तरफ भेज देता है आदमी को। अगर राहु अकेला बैठेगा तो तुरंत बाउंड्री क्रॉस कर जाएगा बंदा, यानी कि अपना जो धंधा कर रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, दूसरे में घुस जाएगा, तीसरे में घुस जाएगा। शनि उसको कंट्रोल कर देता है। उनकी टेक्सटाइल की 6 फैक्ट्री है और वे 7वीं फैक्ट्री भी ओपन कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसीलिए मैंने आज आते पहले यही चीज समझाई, कभी भी ग्रह को ऐसे मत याद करो कि फलाना ग्रह फलाने भाव में बैठा तो ये होगा। ये बिगर मिस्टेक है आपकी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की। एक बात जी, उससे गलतियां बहुत होती हैं। हाँ, पर ऐसे हमें समझ में आना चाहिए कि अकेला बैठा तो दिक्कत देगा। जी। हाँ रत्ना जी। सर जैसे वैदिक में या और जगह पे दशा देख लेते हैं या ट्रांजिट देखते हैं, इसमें हम वर्षफल देखते हैं। अब राहु वर्षफल भी अगर देखते हैं रत्ना जी, यहाँ पे दशा भी देखते हैं। दशा देखते हैं कौन सी? हाँ हाँ हाँ, दशा इसकी मैंने नहीं कराई अभी। नहीं तो दशा करवाएंगे फिर, अब दशा कौन सी कराएंगे दशा? उसके बाद। कौन सी दशा सर? विषोंतरी दशा नहीं लगती रत्ना जी। योगिनी नहीं लगती, ये दशाएं नहीं लगती। लाल किताब की अपनी दशा सिस्टम। अच्छा, अलग जो दशा। एज वाइज है गुरुजी। हाँ, जो मैं एज पूछ रही सर, मेरा 35 साला क्वेश्चन चक्कर और 36वां साला चक्कर। जी 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 हाँ, वो तो बताया आपने गुरुजी। अच्छा, तो ये वो जब जैसे राहु बैठा है 12वें घर लेकिन परिणाम नहीं दे रहा, जैसे आप कह रहे विदेश जाए घर से दूर तो अच्छा है, लेकिन वो विदेश कब जाएगा ये हमें पता करना है ना। ये लाल इसके किताब दशा में भी पता चलता है और ये हमारे वर्षफल से भी पता चलता है। अच्छा, तो अगर वर्षफल में राहु फिर कहाँ होना चाहिए अगर मतलब विदेश यात्रा देनी हो तो? विदेश यात्रा तीसरे में दे देता है, 9वें में दे देता है, 8वें में दे देता है जी। 12वें 12वें में तो देता ही है वो तो। 12वें में तो देता ही है, मतलब वर्षफल में भी आ जाए तो पक्का फिर तो है ही है उस साल ही। ओके, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, बस बताइए। एक क्वेश्चन पूछना है, जैसे बुध का आज आपने लिखाया है तो इसको बुध को आप मतलब और भी इससे रिलेटेड इसके अगेन होगा, जैसे आपके वीडियोस में तो बहुत लेंथी डिस्क्रिप्शन था कि तीसरे हाउस में, 8वें हाउस में, ऐसे करके 9th में 12th में भी अगर बुध आ जाता है तो खराब हो जाता है। तो इसको अभी आप मतलब इतना ही है इसके अंदर या आप इसको फर्दर कराएंगे? देखो जी लीना जी, ये मेरी कला है, मैं 2 मिनट के भाषण को 2 घंटे में कर। वेरी गुड। नहीं, ये वास्तव में मेरी कला है। नहीं, सही बात है। टेक्निक इतनी ही है बस। नहीं, जैसे आपके वीडियो में ना आपने बोला था कि अगर 3rd हाउस में, 8th हाउस में, 9th जैसे मर्जी हिसाब लगा लो। अच्छा, मतलब वो उस तरीके से कैलकुलेट तो जैसे मर्जी कर लो आप, आना ले दे के घूम फिर के यही है। ठीक है ठीक है ना, जब तो मैं कहता हूँ मैं किसी सब्जेक्ट को 15 दिन में भी सिखा सकता हूँ और 45 दिन में भी चाहूँ तो ना सिखाऊं। मेरा एक क्वेश्चन था सर, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ अभी? हाँ हाँ ज्योति जी बताइए। सर, आपने चंद्रमा के बारे में बताया, मुझे उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि चंद्रमा कमजोर होने से पैसा के बारे में नहीं सोचेगा इंसान। मैंने कब कहा कि नहीं सोचेगा? मैंने तो मतलब कब सर कहा? वो इतना सर बुध अगर स्ट्रांग होगा तो वो मतलब पैसा कमाएगा, ज्यादा पैसों का हिसाब रखेगा। हाँ हाँ, चंद्रमा कमजोर वाला तो ज्यादा कमाएगा, ज्यादा कमाएगा। हाँ, उसके पास तो भावना ही नहीं होगी। क्या उसके पास तो पैसा कमाने की सोच डोमिनेट होगी। सर यही मैं कंफ्यूज हो गई थी कि चंद्रमा में पैसा नहीं कमा रहे हैं और चंद्रमा तो पैसा का कारक है, धन का कारक है। तो सर ठीक है, क्लियर हो गया सर, थैंक यू। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने से पहले वो आपकी पॉकेट देखेगा, आपकी पॉकेट में है कुछ, तब आपको सॉल्यूशन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। आप जी जी जी, कई ज्योतिषी ऐसे होते हैं आपकी तो मेरा क्वेश्चन कंसल्टेंसी ही रॉन्ग करेंगे था। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि आप किस पोस्ट पे काम करते हो,
आपकी Yes. सैलरी कितनी है, हाँ यस सर। आपका पैकेज जी, कितना है, और जब वो पैकेज का सही सही अंदाजा लगा लेंगे फिर उस हिसाब से रेमेडी डिसाइड होगी। सर मेरा क्वेश्चन ही रॉन्ग था, मैं वहीं कंफ्यूज थी। नहीं वो तो मैं समझ गया था क्वेश्चन होंगे, ये बात मैंने बोला ही नहीं था। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू थैंक गुरु यू जी। सर।